वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अभी कुछ लोग ज्वाइन कर लें तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सर। फ़हीम, इसमें देख लें जो लोग अभी जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, बाकी जो रिमेनिंग है उनको चाहे फ़ोन्स पे कॉल करके मीटिंग में लें, ठीक है। ठीक है सर। आप लोग भी जो बाकी हैं पार्टिसिपेंट लिस्ट को देख लें, और जो आप लोगों का रिमेनिंग मतलब यार फ्रेंड्स हैं उनको देखें, जो मीटिंग में नहीं है उनको कॉल करके कहें कि मीटिंग को ज्वाइन करें। ये हमारे दुबई के ग्रेजुएट्स हैं शाहिद। ये अभी ये लोग इन्होंने रिन्यूएबल का एक नया सेटअप शुरू किया है, और कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ये इंस्टॉल कर रहे हैं। नेट मीटरिंग के साथ भी इनका काम है। तो अभी ये इनके पास कुछ स्लाइड्स होंगी जो कि मीनवाइल अभी ज्वाइन करते हैं, फिर हमारे साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा फिर जब ये सेमेस्टर खैर जब एंड हो जाएगा तो फिर इनको कहेंगे कि ये ट्यूटोरियल भी जो है उसके थ्रू भी हमें थोड़ा गाइड करेंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर में डिज़ाइनिंग वगैरह ही कैसे कर रहे होते हैं या किस तरह से प्रैक्टिकली। तो अभी भी कुछ जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं इसको ये कोरिलेट करेंगे कि वहाँ पे ये जो इन्हें फिजिकली वहाँ पे यूज़ करने पड़ते हैं ना, ठीक है, उसको कोरिलेट करेंगे। शायद अभी मेरे ख्याल से शायद उनकी ऑडियो नहीं कनेक्टेड। शायद आवाज़ सुन रहे हैं आप मेरी? सर अभी ऑडियो कनेक्ट नहीं हुई।
अस्सलाम वालेकुम। शायद आप अपने इंट्रोडक्शन से कर लें स्टार्ट, और मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। आप शेयर स्क्रीन में जाएंगे तो आप स्क्रीन शेयर करने के अब आपके पास राइट्स होंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, वालेकुम सलाम। आ रही अभी हमें जो है वो आप स्लाइड्स जो हैं वो उस पे नहीं नज़र आ रही। मैं पहले वो आपकी सारी जो विंडोज़ थी वो चलती हुई नज़र आ रही थी हमें। हाँ, ये अब आ रही हैं, इसको ही। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहिद महमूद है। मैं यास ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स में एज अ सीनियर टेक्निकल इंजीनियर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं सर नसीम इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे मतलब ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँ, और जो मतलब मैंने फील्ड में सीखा है वो आप लोगों से शेयर करूँ। आज जो मैं मतलब बात करने वाला हूँ, सोलर एनर्जी से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। मैं पिछले 2 साल से जो है सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज अ टेक्निकल इंजीनियर। तो उस हवाले से जो है मैं अपना एक्सपीरियंस और जो कुछ मैंने फील्ड में सीखा है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो व्हाट इज़ सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सन। दिस एनर्जी इज़ in the form of solar radiation which makes the production, sorry sir, वो ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, ये इसमें एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि मेरे पास आपकी स्लाइड्स हैं, तो मैं उसको मेल पे शेयर करके मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और आप उसकी रीडिंग यानी कि आप कंट्रोल में अपने पास ले लेता हूँ और बड़ी स्क्रीन पे उसको मैं शेयर कर लेता हूँ। ठीक है। जी, ऐसे ये कर लें ऐसे। हाँ, इस तरह मैं कर लेता हूँ। मैं मीनवाइल अपने आप को शेयर कर रहा हूँ वो चीज़ें।
स्टूडेंट्स और शाहिद, अभी मेरे ख्याल से आपके सामने ये स्लाइड होगी, अब शेयरिंग सबको नज़र आ रही होगी, ऐसे ही? यस हाँ, सर। ठीक है जी। सो दैट वाज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट शाहिद। जी सर। ठीक है, यास ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, इन्होंने ये एक अपना एक नया सेटअप शुरू किया। पहले ये सोलर कंपनी में जॉब कर रहे थे और फिर अब ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स हैं हमारे एलुमनाई, इन्होंने सम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अभी रिसेंटली भी मैंने इनसे कांटेक्ट किया था, तो ये आउट ऑफ सिटी एक प्रोजेक्ट पे ही थे। सो अभी वो डेफिनेट सी बात अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, थोड़ा थेरी को जो है वो उसके साथ कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। मैं शेयरिंग के बाद इनको, ठीक है जी, ये स्लाइड थी जो कि ये डिस्कस कर रहे थे। शायद आपको भी नज़र आ रही होगी स्लाइड, इसको कर लें आप। सर सर करूँ स्टार्ट? सर ये स्टार्ट करूँ मैं? जी करें स्टार्ट। Solar energy is the energy provided by the sun. This energy is in the form of solar radiations. सोलर एनर्जी बेसिकली जो है वो एनर्जी है जो हम सूरज से हासिल करते हैं, और ये इन द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशंस होती है, जिनको हम पीवी मॉड्यूल्स के थ्रू जो है इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर कीजिएगा। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक मिनट मैं इसको करता हूँ, जस्ट जी। Solar radiation may be converted directly into electricity by solar cells. In such cells, a small electric voltage is generated when light strikes the junction between the metal and the semiconductor, or the junction between different semiconductors. पीवी मॉड्यूल के अंदर बेसिकली एक जंक्शन होता है हमारे सेल और मेटल के दरमियान। जब सोलर लाइट पैनल की सरफेस से टकराती है, तो फिर वो उस सोलर लाइट से बेसिकली एनर्जी अब्जॉर्ब की जाती है सोलर सेल्स के थ्रू, और उसको डायरेक्टली जो है इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये एक बेसिक फिनोमेना है जिसकी बेस पे जो है सनलाइट को जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, इसमें शायद आप लोग जब अगर एक सेल होता है हमारे पास, उस पे सेल पे इजीली आइडिया हो जाता है कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव है, या जब सोल्डरिंग करते हैं तो किस तरह, मतलब यानी कि सर सिंपली वो सोल्डर से तो कर रहे होते हैं, ये इसका कोई डिफरेंट होता है, क्या करते हैं? सर ये सोलर सेल्स बेसिकली हम लोग खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सोलर मॉड्यूल्स यूज हो रहे हैं वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उसकी ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली ऐसे होती है कि एक जो सोलर सेल है ना, वो 72 सेल्स को उन्होंने कनेक्ट किया होता है सीरीज में। ठीक है, और एक हमें पैनल यानी कि जिसको हम प्लेट या पैनल पैनल जो कहते हैं उसको, जी जी जी। सर 72 सेल्स होते हैं उसके अंदर। तो वो फ्रंट साइड पे जो है ग्लास, उन्होंने ग्लास शीट लगी होती है, और बैक साइड पे उन्होंने हमें दो टर्मिनल दिए होते हैं, जंक्शन बॉक्स, मतलब वो ऑलरेडी बिल्ट इन है। हमें एक पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा और जी एक जी नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा जी जी। थ्रू हाँ मेल एंड वो फीमेल। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसको हम जो एफिशिएंसी पे इसको ज़रा यानी कि जो बैकग्राउंड है ना इनकी सोलर की, दे आर वेल फेमिलियर विद इट, यानी कि इनको उसकी वर्किंग और उसकी एफिशिएंसी और उस पर इनको आइडिया है। जो टेक्निकल हमारे पास डिटेल्स हैं हम उस पे कर जाते हैं स्विच, ठीक है। जी सर। और ठीक है, इसमें बता दें कुछ जो अ, अगर कुछ डिफरेंट है इसमें तो एसी से रिलेटेड, या जैसे लेट से कोई अगर मेन पैनल जैसे लिखा हुआ मीटर या इस तरह का, इसको जी कर लें डिस्कस अक्सर आप। जो पाकिस्तान, ये जो स्लाइड हमारे सामने है, पाकिस्तान में जो मतलब एनर्जी जनरेट हो रही है सोलर से, उसके बेसिकली अब ये है कि जो भी किसी भी जगह की रिक्वायरमेंट है ना, कोई इंडस्ट्री है या कोई घर है, कोई भी जगह जहाँ पे हम वापडा यूज कर रहे हैं, जो उस जगह की कंजम्पशन है ना, बेसिकली कंजम्पशन को हम लोग देखते हैं KWH में, किलोवाट आवर के कितने यूनिट्स उस जगह पे कंज्यूम हो रहे हैं उधर के यूसेज के हिसाब से। तो उसकी बेस पे सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। तो सोलर का एक बड़ा मतलब मसला ये है कि हम सिर्फ दिन में सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, रात के टाइम नहीं। जबकि जो हमारी कंजम्पशन है वो सुबह के टाइम भी होती है और रात के टाइम भी होती है। ठीक हो गया।
तो अभी जो पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सिस्टम्स लग रहे हैं वो ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम्स लग रहे हैं। ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम में ये होता है कि हम डे टाइम में जो भी हमारी डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की 24 आवर्स, हम उसको क्या करते हैं डे टाइम में सूरज सूरज से जो है ना जनरेट करवा लेते हैं, ठीक है। पहले ये होता था कि दिन में तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे कर लेते थे इलेक्ट्रिसिटी को, और रात के लिए हम बैटरीज़ यूज़ करते थे एज़ अ बैकअप रात के लिए। लेकिन वो बैटरीज़ का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बैटरीज़ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और सेकंड बैटरीज़ की लाइफ़ बहुत कम है, ठीक हो गया। जिसकी वजह से जो है ना जो पेबैक पीरियड आता है ना कि एक बंदा इन्वेस्टमेंट करके अपना पूरा सेटअप को सोलर पे करे, तो कितने टाइम के बाद उसे जो है ना वो ब्रेक इवन पे आता है, उसकी अमाउंट पूरी होती है, और उसके बाद फिर वो जो है ना सोलर उसे जो है ना मतलब अर्निंग सोलर से स्टार्ट होती है। वो पेबैक पीरियड 5 से 6 साल पे चला जाता है सोलर का, और फिर हर 2 साल के बाद आपने फिर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है बैटरीज़ पे। तो उसको को सॉर्ट आउट करने के लिए अभी ये जो भी हमारी कंज़म्पशन है इस्तेमाल करनी है। जो एक्स्ट्रा होगी ना वो अब वापडा को आप सेल आउट कर सकते हैं। आपके एंड से वो वापडा को चली जाएगी। उसके लिए आपका एक बाई डायरेक्शनल मीटर आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, जिसके अंदर जो आप वापडा को सेल आउट कर रहे हैं उसकी वो रीडिंग भी होगी, प्लस जो आप वापडा से आप इम्पोर्ट कर रहे हैं उसकी रीडिंग भी होगी। अब दिन में लेट्स से इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे दूँगा कि एक सेटअप है जहाँ पे 24 आवर्स में जो है ना 100 यूनिट्स यूज़ होते हैं वहाँ पे, जो कि वापडा से ले रहे हैं, और अगर हम उसको सोलर पे करते हैं तो हमें सेटअप ही उतना लगाना पड़ेगा कैलकुलेट करके कि हमें 100 यूनिट्स जो है ना दिन में सोलर से जनरेट हो जाएँ। 50 यूनिट्स लेट्स से हमारी डे की कंज़म्पशन और 50 यूनिट्स जो हमारी नाइट कंज़म्पशन है। तो 50 यूनिट तो हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे जैसे-जैसे सूरज बना रहा है, और जो 50 यूनिट हैं वो दिन में वापडा को सेल आउट हो जाएँगे, जो कि आपके खाते में ऐड हो गए हैं, इन सिंपल वर्ड्स। तो रात को सोलर तो नहीं होगा। अब आपने वापडा से ही वो अपने 50 यूनिट्स वापस लेने हैं, लेकिन आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना वो आपको ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि आपने जो 100 यूनिट इस्तेमाल किए हैं वही आपने सिस्टम से जनरेट करवाए हैं। ये मतलब थोड़ा-सा ओवरव्यू है जो कि आजकल सिस्टम्स लग रहे हैं। इससे बैटरीज़ की कॉस्ट भी आपकी एलिमिनेट हो जाती है, और आपको हर 2 या 3 साल बाद बैटरीज़ को परचेज़ भी नहीं करना पड़ता। बैकअप आपको 24 घंटे का मिल गया। ये नेक्स्ट सारे कर दूँ? प्रोसेस तो जी, जी सर। जस्ट अ सेकंड। अभी ये जो एक सारा प्रोसेस मैंने अभी जो मतलब एक्सप्लेन किया है, इस प्रोसेस को नेट मीटरिंग कहते हैं। नेट मीटरिंग बेसिकली क्या प्रोसेस है, ये एक बिलिंग मैकेनिज्म है कि आप जो भी आपकी कंजम्पशन है वो आप सोलर से जनरेट करवाएं, दिन के टाइम डायरेक्ट यूज़ करें, बाकी वापडा को सेल आउट कर दें। अगर आपने रात को वापस लेनी है आप वापस ले लें, आपका बिल ज़ीरो। इन केस अगर आप वापस नहीं लेते तो आप वापडा से उस जो भी यूनिट्स आपने एक्सपोर्ट किए हैं अपनी जनरेशन को मीट करने के बाद उसका आप क्रेडिट भी ले सकते हैं वापडा से। दिस इज़ कॉल्ड नेट मीटरिंग प्रोसेस, और ये पाकिस्तान में 2015 से स्टार्ट है। लेकिन अभी जो इस पे मतलब मेजरली काम हो रहा है वो 2018 के बाद, मतलब इस पे जो है ना बड़े लेवल पे काम हो रहा है, और बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है ना ये सोलर पे इसी वजह से आ रही हैं कि उनको रात का बैकअप भी मिल रहा है विदाउट परचेजिंग बैटरीज़, एंड और उनके दिन की कंजम्पशन भी जो है ना पूरी हो रही है। अभी जो रिसेंटली मैंने अपना प्रोजेक्ट किया है वो रिनाला खुर्द है, ओकाडा सिटी के पास। वहाँ पे हम लोगों ने 150 किलोवाट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है। वो जो क्लाइंट वो बेसिकली कोल्ड स्टोरेज है सर, जहाँ पे ना वो पोटैटोज़ स्टोर होते हैं, प्लस उसके अलावा वो सीड 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 और उसके अलावा बनाना वगैरह फ्रूट्स वो स्टोर करते हैं। उनका मंथली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था ना वो 5 टू 6 लैक्स पर मंथ उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल था। ऑलमोस्ट 2 लैक्स यूनिट्स किलोवाट आवर पर ईयर डिमांड थी उनकी। तो अभी हमने जो उनको सिस्टम इंस्टॉल करके दिया 150 किलोवाट का, उससे 2 लैक्स यूनिट्स जो है ना वापडा के उनको पर ईयर मिलेंगे, जो हमने उनको गारंटी की है। अगर वो 2 लाख यूनिट 1 साल के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उनको बिल नहीं आएगा, अगर उससे ऊपर जाते हैं वो एक्सीड करते हैं फिर उनको बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। और उनको नेट मीटरिंग हमने ये करा के दिया वापस से।
नेट मीटरिंग की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? उसमें यह है कि इट रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अप टू 100%। कि कोई भी बंदा, कोई भी क्लाइंट पाकिस्तान के अंदर अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को अगर 100% तक भी मिनिमाइज करना चाहता है, वो कर सकता है। कि वो अपना एक प्रॉपर डिज़ाइन करवाए, सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाए, फिर उस पर नेट मीटरिंग करवाए। तो उस तरह से जो है ना अपने मतलब बिल को वो ज़ीरो कर सकता है कोई भी बंदा। इट एलिमिनेट्स द यूज़ ऑफ बैटरीज। जो जो बैकअप हम बैटरीज से लेते थे पहले सोलर में, अभी वो हम जो है नेट मीटरिंग से ले रहे हैं। तो आपको बैटरीज परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तीसरा फ़ायदा ये है कि इट मिनिमाइज योर रिकरिंग कॉस्ट। सोलर सिस्टम के अंदर जो मेजर रिकरिंग कॉस्ट थी वो बैटरीज की थी, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ। तो नेट मीटरिंग के बाद जो है ना आपके सिस्टम की रिकरिंग कॉस्ट भी नहीं रहती। और मेंटेनेंस आपको मतलब मेंटेनेंस फ्री सिस्टम है। इसकी मेंटेनेंस सिर्फ ये होगी कि आपने जस्ट 15 to 20 डेज के बाद प्लेट्स को वॉश करवाना है, बस। उसके अलावा कोई मेंटेनेंस नहीं है। गेट क्रेडिट फॉर अनयूज इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स से हम मतलब कोई भी क्लाइंट है और वो मतलब अपनी यूजेज को मीट करने के बाद वापडा को सेल आउट ही कर रहा है हर महीने, मतलब कोई 100-200 यूनिट वापडा की तरफ एक्स्ट्रा ही है। तो वापडा की पॉलिसी बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ये है कि आप आफ्टर एवरी 3 मंथ्स जो है ना वापडा से आप क्रेडिट ले सकते हैं। 3 महीने के बाद ना आप उनसे चार्ज कर सकते हैं। एंड ज़ीरो एनर्जी लॉसेस का मतलब बेसिकली ये है कि लेट्स से एक जगह पहले ये होता था, एक जगह पे सोलर लगा हुआ है, आपने जब उसको यूज़ करना है, मतलब आप उसको एट द सेम टाइम यूज़ कर सकते हैं, प्लस बैटरीज में स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से आपकी बैटरीज फुल हो गई हैं और आपने 2 से 3 महीने के लिए, लेट्स से कहीं आप मतलब सिस्टम बंद हो गया, सिस्टम बंद नहीं हुआ, बेसिकली आप यूज़ नहीं कर रहे उस चीज़ को, तो आप उसको कहीं और सेव नहीं कर सकते थे। आपका सिस्टम मतलब लॉस में जा रहा है 2-3 महीने से। लेकिन नेट मीटरिंग से ये है कि अगर आप सिस्टम इस्तेमाल ही नहीं करते, आपका सिस्टम आपके एंड से यूनिट्स जनरेट कर रहा है और वापडा को सेल आउट कर रहा है, वो आपके एंड से वापडा को जो है ना एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो 1% भी जो है ना आपका सिस्टम लॉसेज में नहीं जा रहा। ये बेनिफिट्स है नेट मीटरिंग के। ये इसमें मेरे ख्याल से नेट मीटरिंग को कैसे काम करी, अगर मीटरिंग की इसमें कोई आपके पास वो डबल वे की सर्कुलेशन के बारे में कोई है आइडिया, तो वो दे दें। इसमें यही था, नेट मीटरिंग ही है बस जो आपने जी, बताई है। सिर्फ नेट मीटरिंग के बेनिफिट से इस स्लाइड में ये है कि नेट मीटरिंग काम बेसिकली कैसे करती है, पूरा हाँ, वो इस सिस्टम पे जो है वो थोड़ा काम बता दें, कैसे। टू वे जो जी सर। सर्कुलेशन है ना मीटर की, उस पे अगर डिटेल है थोड़ी वो शेयर कर दें। जी सर, मैं सर करता हूँ। सोलर पैनल्स सबसे पहले क्या करते हैं, सनलाइट अब्जॉर्ब करते हैं और उसको डायरेक्ट करंट में जो है ना कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। सोलर पैनल से हमें जो करंट मिलता है वो डीसी करंट होगा। डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्टर। इन्वर्टर आपका डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है, जो जो कि आपको मतलब सेकंड नंबर पे नज़र आ रही है। उसके बाद फिर जो एसी करंट मतलब डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं नंबर 3 पे। वो मतलब कोई इंडस्ट्री हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, या हमारे घरों में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी ना, वो नंबर 4 में आपको नज़र आ रहा है ब्लू एरो साइन के साथ, कि बाई डायरेक्शनल मीटर के थ्रू वो वापडा को जा सकती है। जो ब्लू साइंस हैं, इसका मतलब है कि आप वापडा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जनरेशन आपकी डिमांड से ज़्यादा है इस टाइम। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस्ड है वो वापडा को जा रही है। ठीक है। और वो आपके मीटर में इसका रिकॉर्ड आ जाएगा कि इतने यूनिट्स आपके जो है ना वापडा की तरफ गए हैं। लेट्स से कोई टाइम ऐसा आता है सुबह और शाम के टाइम आपका लोड ज़्यादा होता है और आपकी जनरेशन कम है। तो ये होगा कि सबसे पहले लेट्स से इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि अभी हमारा लोड चल रहा है 50 एम्पेयर, कोई भी मोटर चल रही हो या हमारा कोई भी लोड चल रहा है 50 एम्पेयर ले रहा है। लेकिन अभी मतलब शाम का वक्त है और जनरेशन मतलब इतनी पीक पे नहीं हो रही, तो आपका सोलर सिर्फ आपको 25 एम्पेयर दे रहा है, लेट्स से। तो लोड से 25 एम्पेयर पहले सोलर से जाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन 25 एम्पेयर और डिमांड है हमारी, तो बाकी जो 25 एम्पेयर हैं वो हम वापडा से ले रहे होंगे। एट द सेम टाइम लोड शेयरिंग हो रही होगी दोनों एंड से। तो इस टाइम हम 25 लोड हमारा 50 एम्पेयर है, लेकिन हम वापडा से सिर्फ 25 एम्पेयर ले रहे हैं, मतलब 50% जो है ना हमारा सेविंग हो रही है। इस तरह से ये नेट मीटरिंग काम करती है। और इसके अंदर ये बाई डायरेक्शनल जो बाई डायरेक्शनल मीटरिंग इस तरह से होती है कि करंट की डायरेक्शन को सेंस किया जाता है।
कि डायरेक्शन टुवर्ड्स यूटिलिटी टू लोड है, तो मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हैं वापडा से, वो वाली रीडिंग आपकी चेंज होगी। अगर आपकी डायरेक्शन आपके सोलर टू वापडा है, उसको सेंस करता है मीटर, और उस हिसाब से फिर आपको एक्सपोर्ट की जो है ना रीडिंग अपग्रेड हो जाती है। ये सिस्टम की बेसिकली SLD है, सिंगल लाइन डायग्राम। पूरे सिस्टम में ये होता है कि आप ने जब पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन करना, उसमें 2 से 3 मेजर चीज़ें हैं जो कि मतलब मेजर इक्विपमेंट्स हैं हमारे। सोलर पैनल्स नंबर 1, नंबर 2 आपके इन्वर्टर्स, नंबर 3 जो आपके प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है, जिसके अंदर आपका AC ब्रेकर आ जाता है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस आ जाती है, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर आ जाता है, अंडर ओवर वोल्टेज आ जाती है, और अंडर अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिले है, और उसके बाद आखिरी जो आपका PV कंबाइनर बॉक्स। हम बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन कैसे करते हैं कि इन्वर्टर का जो इनपुट हमने देना होता है, इन्वर्टर को DC इनपुट देना होता है हमने। वोल्टेज किसी भी इन्वर्टर के ऊपर उसकी वोल्टेज रेंज लिखी होती है कि आप किस लेवल तक DC वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं इन्वर्टर को। मोस्टली अभी जो पाकिस्तान में प्लेट्स आ रही हैं 450 वॉट टू 500 वॉट तक की प्लेट है, मतलब आउटपुट वोल्टेज 50 वोल्ट DC, लेट्स से एक प्लेट का है। तो आपने क्या करना है, प्लेट का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन इस तरह से करना है कि आपने इन्वर्टर का इनपुट DC वोल्टेज को भी कंसीडर करना है कि आपने उस रेंज के अंदर रहना है, और जो इनपुट DC करंट है उसको भी कंसीडर करना है। नॉर्मली जो पाकिस्तान के अंदर मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इन्वर्टर्स यूज हो रहे हैं, वोल्टेज रेंज 250 वोल्ट DC टू 1000 वोल्ट DC है। एक प्लेट का वोल्टेज 50 है आपके पास, तो आप 13 to 20 प्लेट्स का सीरीज कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज बेसिकली द सीरीज कनेक्शन ऑफ नंबर ऑफ PV मॉड्यूल्स। अब ये सिंगल लाइन डायग्राम में हमें ये सीरीज कनेक्शन नज़र आ रहा है प्लेट्स का। तो सबसे पहले ये एरेज हैं आपकी स्ट्रिंग्स, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, PV स्ट्रिंग्स आ रही हैं एक इन्वर्टर के अंदर। इन्वर्टर से पहले एक कंबाइनर बॉक्स लगाया हुआ है हम लोगों ने, ये जो सर्कल नज़र आ रहा है, हमें स्क्वायर नज़र आ रहा है। इसके अंदर जितनी भी आपकी स्ट्रिंग्स हैं आके मिक्स होती हैं, मिक्स होने के बाद आप उसको इन्वर्टर को देते हैं। इन्वर्टर आपकी DC स्ट्रिंग्स से जो है ना AC आउटपुट जनरेट करता है। 3 फेज आपकी ये AC आउटपुट होती है। उसके बाद फिर आपने अपने ब्रेकर जो सारी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लगानी है और उसको ग्रिड में मिक्स कर देना है। ये आपकी बेसिकली सिंगल डायग्राम है पूरे अच्छा, सिस्टम की। इसमें शायद अगर आप उस पे जो जूम के कंट्रोल आ रहे होते हैं ना, जैसे शेयर स्क्रीन की जहाँ पे ऑप्शन होती है वहाँ पे देखे तो एक वो पेन टाइप बालपन टाइप शायद आपके पास बना हुआ, आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर कोई अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करना है या कोई निशान लगाना है, जैसे हम पेंसिल से लिख रहे होते हैं ना, जी सर। उस तरह की ऑप्शन हो गया वो जूम्स वाली सर एनोटेट की ऑप्शन होगी सर। जी, अगर आपको इजीली कोई मिल जाती है तो। सर बुक मार्क नाम से आ रही है। नहीं, जो जूम के जहाँ पर आप जैसे शेयर स्क्रीन करते हैं ना जूम में जाके, और मल्टीपल जी ऑप्शंस उधर आ रही होती है ना, तो उधर ही ऑप्शंस आ रही होंगी जूम की स्क्रीन के ऊपर। सर जैसे आप शेयर स्क्रीन पे ये अपने शेयर में माइक। मेरा आ रहा है फोटो, डॉक्यूमेंट, वेब, बुकमार्क, स्क्रीन, कैमरा एंड शेयर विद बोर्ड, ये चीजें आ रही माइक के ऊपर है। सर जहाँ से स्पीकर म्यूट अनम्यूट करते हैं उसके ऊपर सर पेंसिल का निशान है सर। जी जी हो गया। ठीक है, उसको पिक करके अब यहाँ पे बताएं। हो गया किसी इस पे स्लाइड पे लगाने की कोशिश करें ज़रा कहीं पर। जी सर। नहीं, अभी हमें तो नहीं वो। इस पे ये है कि आपका जस्ट वो नाम उस पे हमें, हाँ ये अब लगी है इसको, चाहे वो वापस जाने का भी शायद कोई होगा उस पे क्लियर करके। तो अब यहाँ पे बता दें कि कौन किसको आप कह रहे थे कि ये इन्वर्टर है और ये यहाँ पर सर सीरीज ये जो लाइनें नजर आ रही हैं, ये हमारी जो स्ट्रिंग है, नंबर ऑफ हम्म। स्ट्रिंग्स है। ये पैनल्स को हमने सीरीज में किया हुआ है, ये जो बॉक्सेस बने ठीक है, लेटर टाइप जो एक लाइन में ठीक है, एड अप किए हुए हैं। ठीक है, हम बेसिकली 13 से लेके 20 तक पैनल्स को सीरीज में ऐड कर सकते हैं। एक ठीक है। पैनल का वोल्टेज अगर 50 है, अगर हम लेट्स से 16 हम्म, को सीरीज में ऐड करते हैं। सीरीज हम्म, में ऐड करने का मतलब है कि पैनल के बाहर हमें एक मेल कनेक्टर मिलता है और एक फीमेल कनेक्टर मिलता है। मेल हम्म, कनेक्टर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और फीमेल नेगेटिव टर्मिनल है।
हमने मेल कनेक्टर को अदर प्लेट के फीमेल कनेक्टर से मिलाना है, पॉजिटिव नेगेटिव से मिल जाएगा, तो 2 प्लेट्स बेसिकली ऐड अप हो गई। इसी तरह सेकंड वाले मेल को अगले वाले फीमेल से। इस तरह से जब हम लेट्स से 16 प्लेट्स को सीरीज में करते हैं तो एक प्लेट का वोल्टेज है 50, 16 का हमारे पास आ जाएगा 800। अच्छा, अब हमने ये इसमें देखना। सॉरी शायद बात कर स्टूडेंट, आप इसको ये बात सुन रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाना है। ये उस वक्त भी मैंने आपसे 5वें चैप्टर में क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं और आपने अडप्ट करना है तो फिर क्या करेंगे। लाजमी नहीं कि आप बस आराम से कनेक्ट कर दें, पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे तो फिर डीसी में अडप्ट हो जाएगी। सेम पोलैरिटी से लगाएंगे तो फिर वो माइनस के फॉर्म में जा रही होती, वो सब्ट्रैक्शन वाला मैकेनिज्म हो रहा होता है। जी तो सर। ये यानी कि ख्याल करने वाली बात है जी। शायद करें कंटिन्यू। तो सर हम इस तरह से सीरीज में कनेक्शन करते हैं, जितनी प्लेट्स को हमने ऐड अप करना है, आप मतलब 50 वोल्ट पर प्लेट, तो वो ऐड ऑन होता रहेगा। ठीक फिर है। हमने ये देखना है कि हम जो ऐड करने के बाद हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो किलोमीटर से जो हमने मैयर किया है, वेरीफाई भी करना है विद इन द रेंज आ रहा है। लेट्स से हमारे इन्वर्टर की रेंज है 250 टू 125 वोल्टेज टू 1000। ठीक हो गया। अगर हम इन्वर्टर को 125 वोल्ट डीसी से ज़्यादा देंगे तो इन्वर्टर ऑन हो जाएगा हमारा। ठीक है। लेकिन हमने उसको 1000 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना। लेट्स से 25 प्लेट को अगर हम ऐड अप करते हैं तो वो 1250 वोल्ट बन जाएगा। वो हमारी रेंज से बाहर जा रहा है तो उसमें इन्वर्टर भी हमारा उड़ सकता है। तो हमने मैक्सिमम रेंज को भी कंसीडर करना है कि इन्वर्टर ना उड़े, वो प्रोटेक्ट रहे। और सेकंड हमने मिनिमम रेंज को भी कंसीडर करना है कि हमारा इन्वर्टर उससे कम पे ऑन नहीं होगा। ठीक हो गया। फिर इसमें एक और वोल्टेज होता है सर, एमपीपीटी वोल्टेज। इसको थोड़ा वो रिपीट करें, ये इन्वर्टर की जो मिनिमम और मैक्सिमम जो आप बता रहे हैं सर इस पॉइंट को जरा। इन्वर्टर की ना वोल्टेज रेंज मेंशन होती है नेम प्लेट पे कि आपने ठीक। मिनिमम वोल्ट इतना देना है इन्वर्टर को और मैक्सिमम इतना देना है। ठीक है। मिनिमम लिमिट क्यों दी जाती है कि जो मिनिमम लिमिट है ना, अगर आप मिनिमम वोल्टेज जो उसकी लिमिट है उससे कम वोल्टेज बना के दे रहे हैं इन्वर्टर को, लेट्स से 125 वोल्ट मिनिमम लिमिट है उसकी, लेकिन हम उसको 100 वोल्ट दे रहे हैं डीसी, इन्वर्टर हमारा ऑन नहीं होगा। जो मिनिमम लिमिट उन लोगों ने लगाई हुई है वो बेसिकली इन्वर्टर को ऑन करने के लिए है। ठीक हो गया। हम 125 मिनिमम लिमिट, हम 140 वोल्ट डीसी भी देंगे, इन्वर्टर हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो मैक्सिमम लिमिट है वो बेसिकली आप उस लिमिट तक उसको डीसी वोल्टेज दे सकते हैं, 1000 वोल्ट डीसी, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। इनकेस अगर आप 1000 वोल्ट डीसी से ज़्यादा इन्वर्टर को इनपुट देते हैं तो आपका इन्वर्टर उड़ सकता है, वो सेफ जोन में नहीं रहेंगे सर आप। फिर इसके अंदर एक तीसरा होता है एमपीपीटी वोल्टेज, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर वोल्टेज। इन्वर्टर्स की बेसिकली दो टाइप्स हैं, पीडब्ल्यूएम बेस्ड एंड एमपीपीटी बेस्ड। पीडब्ल्यूएम बेस होता है पावर पल्स मॉड्यूलेशन में, मतलब जो पीडब्ल्यूएम का मतलब वो भूल गया हूँ, पल्स अब ज़हन विड्थ में नहीं आ रहा। हाँ, मॉड्यूलेशन में। वो इनको मैंने पल्स विथ बताया, मॉड्यूल। पल्स जी पल्स विथ मॉड्यूलेशन ना, उसमें बक बूस्ट कन्वर्टर वगैरह यूज होते हैं जी। जी। अभी जो जितने भी इन्वर्टर्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं वो एमपीपीटी बेस्ड आ रहे हैं। और एमपीपीटी बेस बेसिकली जो मिनिमम वोल्टेज है ना उससे ज़्यादा होता है और जो मैक्सिमम है उससे कम होता है, रेंज के अंदर होता है। आपने किसी भी इन्वर्टर को एमपीपीटी का जो उन्होंने वोल्टेज दिया है उससे ज़्यादा वोल्टेज ही देने हैं ताकि वो अपने एमपीपीटी की बेस पे काम कर रहा हो और आपको ज़्यादा एफिशिएंसी से बिहेव कर रहा हो। नॉर्मली जो एमपीपीटी वोल्टेज होता है 250 वोल्ट में आते हैं इन्वर्टर जो आजकल आ रहे हैं। इस तरह से आपने स्ट्रिंग्स बनानी है कि आप उस वोल्टेज रेंज को कंसीडर करें। फिर हम स्ट्रिंग्स को जो हमने 16 की या 17 की जो सीरीज में बनाई है ना, लेट्स से मेरे पास 170 पैनल्स हैं, 170 पैनल्स का सिस्टम है, मैं 17 की 10 स्ट्रिंग्स बनाता हूँ। तो 17 की एक स्ट्रिंग है, टोटल 10 स्ट्रिंग्स हैं। फिर आगे आपने इनका पैरेलल कनेक्शन भी करना होता है। पैरेलल कनेक्शन आपने करना है, उसके लिए आपको करंट कंसीडर करना पड़ेगा कि आपको जो करंट की लिमिट दी गई इन्वर्टर की आया कि आप पैरेलल करने के बाद उस रेंज के अंदर आते हैं। नॉर्मली जो सोलर पैनल्स हमारे पास आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आउटपुट करंट 11 एम्पेयर होता है एक मॉड्यूल का। सीरीज में चूंकि हमें पता है कि करंट सेम होता है तो हम जितने भी पैनल्स को अगर एडअप करेंगे वोल्टेज एडअप होता रहेगा, करंट सेम रहेगा 11 एम्पेयर। अब जो 17 की दोनों स्ट्रिंग्स को हमने सीरीज में किया है ना, पॉजिटिव नेगेटिव एक स्ट्रिंग का आ रहा होगा, दूसरी स्ट्रिंग का भी पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास एट द एंड आ रहा होगा। अब हमने नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है और पॉजिटिव को पॉजिटिव से, तो हमारा जो स्ट्रिंग्स है ना आपस में पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल करने पे हमारा वोल्टेज वही रहेगा, मतलब 17 का वोल्टेज अगर आप करें तो 850 वोल्ट बनता है, 50 वोल्ट पर मॉड्यूल अगर हम कंसीडर करें तो वोल्टेज हमारा
जो है वो 850 ही रहेगा, लेकिन करंट हमारा डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पैरेलल कनेक्शन कर दिया है। अब हमने ये देखना है कि पैरेलल करने के बाद जो 11 एम्पेयर हमारे पास आ रहे हैं, इन्वर्टर की आउटपुट मैक्सिमम इनपुट एम्पेयर कितने हैं, वो आपके 25 एम्पेयर से ज़्यादा होने चाहिए, फिर आप पैरेलल कर सकते हैं। अगर आपके इनपुट करंट 18 एम्पेयर या 17 एम्पेयर है और पैरेलल करने से आपको 22 एम्पेयर आ रहा है, तो इस इन्वर्टर को आप पैरेलल स्ट्रिंग्स नहीं दे सकते। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन करना है। सीरीज़ कनेक्शन करने के लिए आपने वोल्टेज रेंज को कंसीडर करना है और पैरेलल करने के लिए इनपुट करंट को कंसीडर करना है। इस तरह से फिर आप जो है ना डीसी के कनेक्शंस करते हैं इन्वर्टर के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा एक प्लस हमें एडिशन मिल गई है, क्योंकि हम लोगों ने सीरीज़ और पैरेलल पढ़ा भी था, इस पे हमने क्विज़ भी लिया और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे कि 72 सेल्स से हमारे पास, और उनको हमने उस पर प्रॉपर देखा था कि वोल्टेज कैसे अडाप्ट। तो यहाँ से हमें एक बेहतर बात ये पता चल चुकी है कि एक इन्वर्टर के ऊपर एक रेंज सेट है और हमने उस रेंज के अंदर वोल्टेजेस लाने हैं। हमें पता है कि एक पैनल इतना दे रहा है और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली ऐड कर लेंगे सीरीज में या पैरेलल में। वो हमने पढ़ा हुआ है कि करंट पे कब इफेक्ट पड़ता है और वोल्टेज पे कब इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और इसके ऊपर हम एग्जांपल्स भी कर चुके हैं, टेस्टिंग भी कर चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ थी जो कि ऐड अप हुई है हमारे फर्दर नॉलेज में। तो अब मैं नेक्स्ट कर दूं, शायद नेक्स्ट पे कर दिया, ठीक जी है। ये सर ब्लॉक डायग्राम टाइप है। अब ये देखिए पैनल्स को के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन है। मतलब हम्म, 4 जो पैनल्स हैं, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमने सीरीज कनेक्शन किया हुआ है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि नेगेटिव पॉजिटिव को हमने नेगेटिव से मिलाना है, अगली प्लेट के हम्म। पॉजिटिव को फिर अगले नेगेटिव से मिलाना है, पॉजिटिव को फिर नेगेटिव से। ये हमारा सीरीज कनेक्शन बनता जा रहा है। इस अच्छा, तरह से इसमें स्ट्रिंग्स बनती हैं। मैं सॉरी शायद बात करने स्टूडेंट, ये थोड़ा और भी गौरतलब चीज़ है, जब जो आपके घरों में अक्सर के यूपीएस के साथ जिसकी डबल बैटरी लगी हुई है ना, वो उससे इसी तरह ही 12+12 करके अमूमन 24 वोल्ट या इस सेंस में ले रहे होते हैं। तो वहां पर भी अगर आपने सीरीज या पैरेलल में बैटरीज लगानी हो तो ये मैकेनिज्म आपके जेहन में होना चाहिए। एक तो यूपीएस से वायरिंग आ रही होती है, फर्दर आगे 2 बैटरीज होती हैं जिन्होंने डबल सेटअप किया होता है। तो उनको पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने 24 वोल्ट पे वो ऑपरेट कर रहा है या 12 वोल्ट पे कर रहा है तो किस तरह कनेक्शनिंग उसकी जो है वो करनी है। यानी कि पैनल से हट के हमारे डोमेस्टिक में भी ये चीज़ यूज़ हो रही होती है। तो बजाय कि हम कॉल करें इलेक्ट्रिशियन को नेक्स्ट टाइम की जब परचेजिंग है, तो एक दफ़ा अगर वो काम कर रहा है स्टिल नहीं भी एक्सपीरियंस बंदा उसको देख के आगे कंटिन्यू कर सकता। इसमें शायद ये ग्राउंड्स वगैरह का भी ज़रा लाजमी बताएं जी इसमें सर। स्लाइड में। हाँ। सर सिस्टम के अंदर जब हमने स्ट्रिंग्स बना ली होती हैं तो उसको डायरेक्ट जाके हम इन्वर्टर से अटैच नहीं करते। सबसे पहली बात, उसके दरमियान में हमें या डीसी ब्रेकर लगाना पड़ता है, या फिर हम नॉर्मली डीसी फ्यूज इस्तेमाल करते हैं कि लेट से 11 एम्पेयर करंट अगर आ रहा है एक स्ट्रिंग से, तो आपने उसके लिए 15 एम्पेयर का जो है ना ब्रेकर यूज करना। नॉर्मली 25% हम ज्यादा लेते हैं ब्रेकर को सेलेक्ट करते हुए कि लेट से किसी वजह से अगर ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है इन्वर्टर पैनल से, तो इन्वर्टर का भी एक इनपुट करंट है ना, जो मैंने पहले मतलब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, या 25 एम्पेयर होगा अगर उसमें पैरेलल का ऑप्शन है। अगर पैरेलल का ऑप्शन नहीं है तो नॉर्मली 15 एम्पेयर होता है। अगर 15 एम्पेयर से ज्यादा इनपुट करंट मिल रहा हो इन्वर्टर को, तो इन्वर्टर उड़ सकता है। तो उसके लिए हम इन्वर्टर से पहले ही जो है ना फ्यूज या ब्रेकर यूज करते हैं कि लेट से पीवी मॉड्यूल से अगर हमारा करंट जो मेंशन उससे ज्यादा आ रहा है, 15 एम्पेयर आ रहा है, तो 15 एम्पेयर से हमारा इन्वर्टर उड़ जाएगा। तो उससे पहले हमारे या तो फ्यूज बर्न आउट हो जाए या ब्रेकर ट्रिप कर जाए। इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रोटेक्टिव डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। तो प्लेट्स के बाद जो हमारे पास ये पीवी डिस्कनेक्ट, फ्यूज डिस्कनेक्ट और ब्रेकर, ये जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक डीबी हम लोग डिजाइन करते हैं जिसके अंदर अ, हर स्ट्रिंग के लिए जो है ना हम डीसी फ्यूज या ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर हमारे इन्वर्टर को सप्लाई दी जाती है। इन्वर्टर उस डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट करता है। फिर उस एसी को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे होते अपने लोड या वापडा के साथ। उसके आगे भी हमें फिर एक एसी के लिए डीबी डिजाइन करवानी पड़ती है जिसके अंदर हमारी वोल्टेज प्रोटेक्टिव रिले होती है अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। प्लस उसके लिए हमारे एक मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करते हैं। फिर एक इनपुट के लिए ब्रेकर यूज करते हैं। ब्रेकर की डिजाइनिंग इस तरह से होती है कि आपके जितने किलोवाट का सिस्टम है, जितनी पावर का सिस्टम है, आपने उसका करंट निकालना है। P = √3 VI cos थीटा, जो हमारा 3 फेज पावर का फॉर्मूला है। उसमें करंट निकालना है। करंट का 25% ओवरसाइज करके आपने फिर उसका एसी ब्रेकर लेना है, जो हम एसी ब्रेकर यूज करते हैं, और बाकी जो रिलेज वगैरह हैं।
उसके बाद फिर सिस्टम की हमें 2 अर्थिंग करनी पड़ती है। ये जो हमें डीसी ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड जो नज़र आ रहा है, ये बेसिकली हम बल्कि 3 अर्थिंग हम लोग करते हैं सोलर सिस्टम में। एक डीसी अर्थिंग होगी जिसमें हमने जितनी भी प्लेट्स हैं, प्लेट्स को आपस में अटैच करना है थ्रू वायर। सारी प्लेट्स को आपस में अटैच करने के बाद फिर हमने उसी वायर को एक मतलब अर्थिंग के लिए एक बोर करवाना है। जो भी अर्थिंग का मैकेनिज्म है कि आपने वाटर लेवल तक बोर करवाना है, उसमें फिर आपने अर्थिंग पाउडर डालना है। और जो आपने सारी प्लेट्स को कनेक्ट किया है एक वायर के थ्रू, वो वायर आपने उस बोर में डाल देनी है। उसके लिए फिर आपको उस वायर के साथ एक कॉपर रॉड या कॉपर प्लेट अटैच करनी पड़ेगी, उसका अर्थिंग पाउडर यूज़ करना पड़ेगा, फिर आप उसको रीफिल कर देंगे। इस तरह से डीसी अर्थिंग की शायद जाती है। शायद इसमें कुछ अक्सर मतलब इस तरह के सुनने को मिलता है कि इतनी गहराई पे उसको करें, या आप लोगों ने जब कोई किया है या होता जी सर। देखा है, तो कितने फीट तक वो इसको नीचे लेके जा रहे थे, जो बोरिंग आप कह रहे हैं कि वाटर जी लेवल तक उस एरिया? जी सर। सर नॉर्मली जो है ना मॉइस्चर लेवल तक हम लोग जाते हैं, मॉइस्चर लेवल तक। वो लेकिन हर ज़्यादा एरिया बेहतर ये। जमीन का डिफरेंट होगा मेरे ख्याल से, मतलब कहाँ जी पे सर, जी सर, जल्दी वो नीचे करते डिफरेंट है। हैं। लेकिन सर ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग ना वाटर लेवल तक जाएं। मॉइस्चर लेवल में ये होता है कि हम पाउडर भी इसीलिए यूज़ करते हैं कि वहाँ पे मॉइस्चर जो है ना मेंटेन रहे। लेकिन लेट से मॉइस्चर हमारा ख़त्म हो जाता है, पानी मतलब वो जगह सूख जाती है, तो उससे ये होगा कि आपकी रेजिस्टेंस जो है ना उस पाथ की, जो आप हम्म मतलब एक अर्थिंग की रेजिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए। कोई भी शॉर्ट करंट या लीकेज करंट आता है तो अगर रेजिस्टेंस मिनिमम होगी तो वो बड़ा इजीली जो है ना ग्राउंड में अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उसके लिए उसको मॉइस्चर बड़ी। ये नहीं कि ह्यूमन बीइंग की निस्बत ना इजी पाथ मिले, या कोई भी बंदा है उसको उसने अपना पाथ बनाना है, उसके थ्रू गुजर के उसको झटके वटके लगने हैं, उससे बेहतर है कि वो उसको मिनिमम हम रेजिस्टेंस दें ताकि वो इजी पाथ फॉलो करे, वो ग्राउंडिंग वाला ना। तो ये शायद किस तरह का, यानी कि मैकेनिज्म, मतलब किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं जिस वजह से लेट से आपने ग्राउंडिंग किया, सपोज आप अगर ग्राउंडिंग नहीं करते तो उससे क्या क्या हो सकता है सर डीसी उसमें ये साइड पे? होगा, जो हमें जंक्शन बॉक्स पीवी मॉड्यूल के बैक साइड पे जंक्शन बॉक्स हम्म होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव हम्म सारे सेल्स आके कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो किसी भी जगह से लीकेज हो सकती है, या बारिश के मौसम में वाटर प्रूफ तो खैर होते हैं पैनल्स, लेकिन किसी भी वजह से वाटर लीकिंग की वजह से भी जो है ना लीकेज करंट हो सकता है। तो हम्म अ, हाँ जी, या फिर हम जब प्लेट्स को वॉश करते हैं, जो मतलब प्लेट्स को वॉशिंग नॉर्मली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि वो शाम के टाइम मतलब आफ्टर सनसेट या सुबह सूरज निकलने से पहले की जाए, क्योंकि उस टाइम अच्छा। करंट भी फ्लो अमूमन कर रहा होता है। अमूमन नहीं हमने की होती ना, तो कोई इस तरह की कंप्लेंट्स या इस तरह की कोई मतलब चीज़ें सामने आई हैं कि इससे ये इशू क्रिएट हुआ हो, या जी सर, वो कुछ? वॉशिंग के दौरान आती हैं। अगर आपने अर्थिंग नहीं की हुई तो वॉशिंग के दौरान जब वो जंक्शन बॉक्स में मतलब वाटर लीकेज होती है, तो उस दौरान जो है ना 1-2 कंप्लेंट्स आई हैं मतलब तो उस हमारी पे यहाँ। फिर क्या हो रहा था? उनको आउटपुट कम मिली होती है उनको अगर कोई क्लीनिंग वगैरह करते हैं वहाँ पे उनको, मतलब वो भी मतलब बिजली नहीं सर, टाई के आउटपुट लाई के आउटपुट क्या क्या नहीं उनको कम इशू? मिल आउटपुट कम नहीं मिल रही होती। वो बेसिकली जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा है, या कोई बंदा टच करता है आपकी प्लेट्स को और वहाँ पे लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, तो उसे खतरा हो सकता है। उसके लिए हम ठीक है। लोग डीसी अर्थिंग ठीक करते हैं। जी सर। ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे वो ग्राउंडिंग थी इलेक्ट्रोड, और इसमें ये क्या चीज़ लिखी, 8 फीट? ये 8 फीट का कॉपर रॉड उसके साथ 8 फुट तक लगाना? जी जी सर, जो आपने कॉपर वायर विदाउट इंसुलेशन यूज करनी है ना, उसके हम्म जो आपने जमीन में डालना है उसके साथ आपने कॉपर रॉड या फिर कॉपर प्लेट कम से कम 8 फुट, हम लोग नॉर्मली 5 फुट की इस्तेमाल करते हैं, वो आपने हम्म। अटैच करनी है। जो आपने वाटर लेवल तक नीचे वायर भेजी हुई है वो इंसुलेटेड है, और उसको जब ज़मीन के लेवल पे आए उसको थोड़ा सा छीलना है और उसके साथ कॉपर रॉड लगाना है। जी सर। लेकिन हम्म। सर जो हम ज़्यादा बेहतर ये होगा जो आप ज़मीन में वायर डाल रहे हैं वो विदाउट इंसुलेशन हो। अच्छा ठीक है। जी सर। ठीक है। वो तो सारी उसके विदाउट बाद इंसुलेशन है, और एक कॉपर रॉड लगा दें टॉप, मतलब जी ज़मीन के लेवल से थोड़ा नीचे, जो आपने लिखा जी हुआ है। और साथ में पाउडर का क्या मैकेनिज्म होता है जो आप कह रहे हैं कि सर, पाउडर? पाउडर ये मैं यही बता रहा था कि ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम वाटर लेवल तक जाएं बजाय कि मॉइस्चर लेवल। हम्म वाटर लेवल में ये होगा आपका वो पानी तो कभी भी खुश्क नहीं हो सकता ना, तो आपकी हम्म। कंडक्टिविटी अच्छी रहती है, आपके रेजिस्टेंस कम आती है। ठीक है। लेकिन अगर हम वाटर लेवल बहुत ज़्यादा गहरा सिर्फ मॉइस्चर लेवल तक जा रहे हैं, फिर हमने जहाँ पे हमारा अर्थिंग रोड मॉइस्चर को जाके टच कर रहा है ना, वहाँ पे फिर अर्थिंग पाउडर डालना है। अर्थिंग पाउडर के अंदर बेसिकली हमारा कोयला होता है। उसके हम्म अलावा 1-2 हमारे मतलब
और चीज़ें हैं उस पाउडर के अंदर मिक्स होती हैं जो मॉइस्चर मेंटेन रखती हैं हमारी। अर्थिंग पाउडर का ये फ़ायदा है कि वो मॉइस्चर मेंटेन रखेगा वहाँ पे ना, ठीक है। अर्थिंग रोड के आस-पास। गुड है, गुड है। अच्छा, इसमें जो एसी ग्राउंडिंग है इसी तरह सेम आप फिर ये सर सेम एसी एसी वायर ग्राउंडिंग यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल। जी सर, ऐसे ही है, बस फ़र्क ये है कि डीसी ग्राउंडिंग में हम प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करके उसकी उनकी बॉडीज़ के साथ आपने तार अटैच करनी है और ज़मीन में डाल हुँ, देनी है, अर्थिंग कर दी है। हुँ, एसी अर्थिंग में आपके इन्वर्टर में पॉइंट मिला होता है आपको एसी अर्थिंग का। ठीक है, आपने उस पॉइंट से वायर को कनेक्ट करना है और उसी तरह से उसकी भी अर्थिंग कर देनी है, एसी अर्थिंग में। ठीक है, जी। सही है। और इस पे स्टूडेंट कोई अगर इसी सिर्फ़ स्लाइड से रिलेटेड मतलब इधर-उधर का क्वेश्चन नहीं, क्योंकि वो बाद में भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। इसी तरह जैसे मैं आप लोगों के लिए खैर बीच में कुछ क्वेश्चंस कर रहा होता हूँ ताकि थोड़ा सिनेरियो जैसे अभी ग्राउंडिंग पे काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, तो इसमें अगर कोई कुछ सम सॉर्ट ऑफ लिटिल बिट कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। फिर हम ओवरऑल डिटेल में क्वेश्चन आंसर सेशन मतलब रखेंगे। हुँ, वैसे तो उन्होंने काफ़ी अ, बेहतर सर इसमें बताया। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा अभी। जी, जी। एक अर्थिंग और हम लोग करते हैं। नॉर्मली जो हमारे बड़े सिस्टम्स हैं और हुँ, अबव 100 फीट हाइट पे हुँ, जो हुँ, इंस्टॉल किए जाते हैं, हुँ, हुँ, वहाँ पे हम लाइटनिंग अरेस्टर भी इस्तेमाल करते हैं, आसमानी बिजली के लिए। हुँ, हुँ, लाइटनिंग अरेस्टर में आपका 5 फीट का कॉपर रोड होता है। कॉपर रोड के ऊपर फिर एक ऑलमोस्ट 3 इंच डाई का आपकी एक बॉल टाइप कॉपर हुँ, बॉल होती है। उसके ऊपर फिर आपकी स्पाइक्स बनी होती हैं। 5 हुँ, से 6 स्पाइक्स होंगी, मल्टीपल एंगल्स पे मतलब चारों साइडों पे प्लस आपका टॉप वाली साइड पे। हुँ, 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 तो हमारी आसमानी बिजली मतलब उस सिस्टम पे अगर पड़ती है तो जो कॉपर रोड और वो स्पाइक्स हैं वो कैच करती हैं उनका अ, हुँ, 100 फीट रेडियस के अराउंड मतलब के अंदर हुँ, अगर आसमानी बिजली पड़ती है प्लेट्स पे तो वो जो हमारा कॉपर रोड है उसे कैच करेगा। फिर उस कॉपर रोड को भी हमने विदाउट इंसुलेशन वायर से कनेक्ट करके एक अलग से बोर किया होगा उसकी भी हम लोग डीसी अर्थिंग करते हैं, जो कि तो हमारे पूरे ये सिस्टम को 100 फीट तो मैं वैसे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थोड़ा कह दूँ, मेरा थोड़ा कंस्ट्रक्शन में भी रहा इंटरेस्ट। आम तौर पे एक जो छत है वो हम कोई 11-12 फीट तक कर रहे होते थे, ये तो प्लाज़ा 100 फीट वाला तो काफ़ी बड़ा कोई प्लाज़ा होगा, 8-9 मंजिला जो प्लाज़ा है उस पे जाके कहीं इतनी बनती है 100 फीट, और ऐसे कम-कम ही वैसे हैं। फी सेंटर में इस सिनेरियो में आ सकता है, जैसे देखा ही होगा हम सब ने जी 100 सर फीट। वो हुँ, हुँ। 4 मतलब ये तकरीबन 4 100 से फीट 5 फ्लोर रेडियस की बनते हैं। बात है। तो अमूमन नहीं सर, वैसे तो साफ ज़ाहिर है वो 100 फीट तो कोई नहीं उस तरह माप रहा होता। पाकिस्तान में तो देसी सेटअप के अकॉर्डिंगली हर एक को पता है कि एक लेंटर पहला इतने पे डाला दूसरा, तो आप नॉर्मली 4 टू 5 बिल्डिंग्स से अबव जो है उस पे फिर इस तरह काम करते जी हैं। सर, जी सर। अगर हमारा मतलब कुछ 100 किलोवाट से ऊपर सिस्टम हो, 100 किलोवाट वैसे तो छोटा सिस्टम कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर वो हाइट पे है ना 100 फीट तो आपने लाइटनिंग अरेस्टर लगाना है और अर्थिंग करनी है। लेकिन अगर हमारा बड़ा सेटअप है ना 1-2 मेगावाट का या इससे बड़ा है, उधर तो फिर हम मतलब ग्राउंड पे भी इसको लाइटनिंग अरेस्टर को जो है ना इंस्टॉल करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे रॉड लगा के बोरिंग में उस वायर को डाल देता हूँ, तो अब बोरिंग तो आप ज़मीन के नीचे डेफिनेट सी बात करेंगे। पहले आप बिल्डिंग के साथ-साथ उस वायर को नीचे लेके आते हैं इंसुलेशन के साथ, और फिर ज़मीन में उसको बोरिंग करके डालते हैं विदाउट इंसुलेशन। ऐसे जी ही करते सर, हैं आप लोग? ये वाली जो अर्थिंग है इसमें हम इंसुलेशन वाली वायर यूज़ करते हैं कि हमारी बिल्डिंग से वो वायर अटैच नहीं होनी हाँ। चाहिए। और जो साफ ज़ाहिर है लाइटनिंग इसमें कि अरेस्टर वो जी सर। जैसे घरों वाली सिंपल वायर होती है कि इंसुलेशन के साथ जैसे मीटर से हमारी तारें आ रही होती, हाँ जी। और जब वो हमारी आम रोज़मर्रा लाइफ यानी कि उसे ज़मीन के लेवल से जब हट के उसको नीचे जब लेके जाना है तो देन फिर आप उसको विदाउट इंसुलेशन ये करते हैं इस जी तरह? सर। जी सर, ऐसे डेफ़िनेटली ऐसे ही है। हुँ, हुँ। नॉर्मली सर उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, लेकिन जब भी आपकी वो मतलब आसमानी मैं बिजली लाइट से समझ रहा हूँ पड़ती भी है। वो इफ एल्स वाली स्टेटमेंट है जी सर, जी सर। कि वहाँ पर जो है वो यानी कि पर्पस ओरिएंटेड है ना, कि अगर होगा तो तब वो चल मतलब उसमें से कोई चीज़ आनी है, अदरवाइज़ तो वो एक नॉर्मल है, उसमें जी से सर। कुछ भी नहीं होगा। जी सर। ठीक है। अ, ठीक है, मैं 1 मिनट ज़रा इसको नेक्स्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये सर ये आगे बोरिंग पे काफी पैसे नहीं लग जाते सर जी, जी। जो हम हाँ, करते हैं? क्या क्वेश्चन है? क्योंकि वाटर लेवल पे सर जाने के लिए काफी वो कॉस्टली नहीं बन जाता? फिर उसके अलावा कोई हल नहीं है जो हम कर सकते हैं इसके लिए, अर्थिंग के नहीं, लिए? वो कॉस्टली नहीं पड़ता। नॉर्मली जो बोरिंग का भी ना रेट होता है, जैसे हर काम का एक रेट है। तो नॉर्मली जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब के अंदर जो वाटर लेवल है आपका, मैक्सिमम भी जो है ना वो 100 तक जाता है, 90 या 100 तक।
काफ़ी एरियाज़ है 40-45 फीट पे हम लोग जाते हैं। अगर ज़्यादा भी जाएँ तो 90 80-90 पे जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं क्योंकि जाते। इन्होंने जस्ट पानी पे आना है, इन्होंने साफ पानी और रेत वाला पानी और उस तरह की चीज़ों पे नहीं आना ना, इन्होंने जस्ट वो जी सर। एक जहाँ पे पानी आना शुरू हो और मेरे ख्याल से शायद थोड़ा ऐड करें उसमें, शायद अहमद ने क्वेश्चन पूछा, अहमद उसमें वो पीवीसी के पाइप डाल रहे होते हैं ना, तो वो पाइपों का बड़ा खर्चा होता है ना, वो इसलिए बोर महंगा हमें फील हो रहा था, जिसमें आपका जी सर। पानी चल के आता है। ठीक है, जी सर। मुझे जी जो सर। फील हो रहा है जिस वजह से इन्होंने कहा है, क्योंकि अभी मतलब जो हम लोग करते हैं ना, तो उसमें मेरे ख्याल से वो हमारे जो पाइप होते हैं उनका बीच में खर्चा इंक्लूडेड होता है और वो ठीक ठाक महंगे होते हैं। तो इस केस में तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें कोई पाइप चाहिए, किसी पाइप के थ्रू नहीं शायद सर, ये। पाइप के थ्रू नहीं करते, वैसे ही तार को डालना और फिर आपने मिट्टी से फिल कर देना। नॉर्मली लाहौर के अंदर जो डीएचए वाली साइड है हमारी, वहाँ पे 80 to 90 फीट तक हमारा जाता है। हम्म। और वो एक बोर पे, एक अर्थिंग पे आपका तकरीबन 10,000 तक एक्सपेंस आता है लाहौर हाँ, तो के अंदर डीएच। ये वो नॉर्मल है वो सर वो पाइप की वजह से ही होता है। ठीक है हाँ, सर, वो आपकी पाइप बात। की वजह से। ठीक है, चलें जी, अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरी, हमें हम बोर भी सीख रहे हैं, बिल्डिंग के लेंटर के भी इनको आइडिया हो रहा है कितनी हाइट पे होता है। तो इन्वर्टर की अभी स्लाइड है, इस पे कुछ डीसी टू एसी करता है, ये तो इनको आइडिया है, और टेक्निकली इसमें कुछ है हमारे पास डिस्कस करने को? नहीं सर, इसमें यही है कि ऐसी अप्लायंस है जो डीसी टू एसी कन्वर्ट हम्म। करती है आपको। फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये टाइप्स भी आपने बता दिए कि पल्स विद मॉड्यूलेशन बेस्ड इन्वर्टर है और मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर बेस्ड इन्वर्टर है। अच्छा, जी सर। मैक्सिमम पावर पॉइंट में जो हम लोगों ने यानी कि मतलब स्टडी किया हुआ कि ख़ास वोल्टेज और एक ख़ास करंट पे आपको मैक्सिमम पावर मिली होती है, और नॉर्मली लोग एलडीआर सेंसर्स वगैरह लगा के भी मतलब सूरज को भी हमेशा उसकी तरफ फेस रखने की कोशिश करते हैं, और भी जो डिफरेंट मैकेनिज़म्स है वो करते हैं कि उनको मैक्सिमम पावर मिले, और वो डेफिनेट सी बात है ख़ास वोल्टेज एक ख़ास करंट पे मेरी होती। तो यहाँ पर जो एमपीपीटी आप जो कोई यूज़ किया हुआ इन्वर्टर, वो उसके क्या वो पीडब्ल्यूएम है या एमपीपीटी था, ताकि उस सर पर कुछ। अभी जो इस्तेमाल हो रहे हैं मतलब एमपीपीटी बेस इस्तेमाल हो रहे हैं, चूंकि एमपीपीटी की एफिशिएंसी जो है ना, परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू पीडब्ल्यूएम ज़्यादा है। इसकी एग्जांपल से मैं सर समझा सकता हूँ इस तरह से कि आगे लेट्स से है हमारे कोई? पास, नहीं नहीं मतलब मैं वैसे ही समझाना चाह रहा ठीक, हूँ इस चीज़ जी को। जी, करेंगे। लेट्स से हमारे पास अगर 1 किलोवाट का सिस्टम है ना, 1000 वाट का सिस्टम है, हम्म और हम उसमें अपना बैटरी बैंक यूज़ कर रहे हैं, 4 बैटरी यूज़ कर रहे हैं 12 वोल्ट की, तो हमारे हम्म पास 48 वोल्ट लेट्स से जो है ना वोल्टेज बनते हैं। ठीक हो गया, 4 बैटरीज को हमने चार्ज करना है 1000 वाट के सिस्टम से। और हम यहाँ पे जो पैनल यूज़ करेंगे, डीसी पैनल, मतलब पीवी मॉड्यूल 250 वाट का यूज़ करते हैं। हम्म हो गया। अब 250 वाट के पैनल का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो 24 होता है। एक हम्म 1000 वाट के सिस्टम में 250 वाट के 4 मॉड्यूल यूज होंगे हमारे। हम्म एक मॉड्यूल का जो आपके पास आउटपुट वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है। तो 4 मॉड्यूल को जब आप सीरीज में ऐड करेंगे 96 वोल्ट आपका बनेगा वोल्टेज। अब पावर हम्म का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। हम्म अगर हम यहाँ से करंट फाइंड करें, आई इज इक्वल टू पी ओवर वी, 1000 को अगर हम 96 से डिवाइड करें, ऑलमोस्ट 10.25 एम्पेयर करंट आता है। हम्म तो 4 बैटरीज को चार्ज करने के लिए हम पी डब्ल्यू एम बेस इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं। 96 वोल्टेज जो है हमारे पैनल्स के हैं। 10 एम्पेयर हमारे पास करंट होगा। अब उस 10 एम्पेयर को हमने घर में भी यूज़ करना है, अपने लोड को भी मीट करना है, प्लस बैटरीज को चार्ज करना है। हम्म। हम सही। मतलब इस करंट को 10 एम्पेयर से ज़्यादा ड्रॉ नहीं करवा सकते सिस्टम में, अगर हमारे पास पी डब्ल्यू एम बेस इन्वर्टर है। हम्म इसी तरह से अगर हमारे पास एमपीपीटी बेस्ड इन्वर्टर है, तो वो हम्म हमारे इसी 96 वोल्ट को स्टेप डाउन करेगा। हम उसको स्टेप डाउन भी कर सकते हैं 4 टाइम्स हम्म तक। हम्म इसी वोल्टेज को हम इसी 96 वोल्ट को हम 24 वोल्ट पे ले आएंगे। अब हमारा सिस्टम 24 वोल्ट पे काम कर रहा है। चूंकि हम्म। हमें पता है कि जब हम वोल्टेज का स्टेप डाउन करते हैं, हमारे पास करंट का स्टेप अप हो रहा होता है। बिल्कुल इसी तो तरह के। यही यही 10.25 एम्पेयर जो हमारे पास है ना, 4 टाइम्स अगर हम स्टेप अप करें तो 42 एम्पेयर मिल रहे होंगे। पीडब्ल्यूएम बेस में यही सिस्टम हमें 10 एम्पेयर दे रहा था, यहाँ पे हमें 40 एम्पेयर मिल रहे हैं। तो हमारे पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, 4 टाइम्स पॉसिबिलिटी है कि हम अपना लोड भी मीट कर सकते हैं और बैटरीज को भी जो है ना फास्टली चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे जो इसको हमारा ये नहीं कि इसमें ये है कि 96 वोल्ट को आपने जब स्टेप डाउन किया तो 24 वोल्ट हो गया, ताकि बैटरी को उतना मिलना है इसलिए स्टेप डाउन किया। जी सर, 24 हम वोल्ट पे अपने, बैटरी। सर ये मतलब हाँ, बैटरीज अगर हम 2 बैटरी यूज कर रहे हैं तो 24 वोल्ट पे करना है। अगर 4 कर रहे हैं तो 24 पे नहीं, हम इसको 48 वोल्ट पे करेंगे, फिर 2 टाइम्स स्टेप डाउन करेंगे।
ठीक है। अच्छा, ये 96 था इनके पास, वो साफ ज़ाहिर है अडप हो गया। अब इन्होंने एक बैटरी है या दो है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये 12 है तो 24, 36 और 48 उस सेंस में ये कर रहे हैं। क्योंकि जब इन्होंने स्टेप डाउन करना है तो इनका करंट बढ़ जाना है ना, वोल्टेज कम करेंगे करंट बढ़ जाए, क्योंकि पावर वो उतनी दे रहा है, P इज इक्वल टू VI है ना, तो पावर उतनी है। और वोल्टेज को अगर ये कम करते करंट बढ़ जाएगा। फिर ये आपका कहने का मतलब ये है कि बैटरी को भी मिल गया और घर वाले लोड को भी मिल गया। स्टूडेंट, इस पे हमने एक एग्जांपल, जब हमने बक बूस्ट कन्वर्टर किया था ना, तो एक मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी जिसमें उसका ड्यूटी साइकिल से रिलेटेड थी कि कितना ड्यूटी साइकिल रखे, और उसमें ये भी था कि बैटरी को कितना मिलेगा, अगर किसी को याद है तो। हमने 5वें चैप्टर के अंदर देखा था कि ड्यूटी साइकिल कम या ज़्यादा 0.5 से कम या ज़्यादा रखें। तो उसमें ये जो अभी बातें डिस्कस हो रही हैं ना, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स उसमें हैं कि वोल्टेज अगर आप कितना रखते हैं, बैटरी को कितना जाता है, और आप अगर स्टेप डाउन कर रहे हैं तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, आप करेंगे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट फिर कम हो जाना, ऐसे ही है ना शायद। जी सर डेफिनेट। ठीक है, तो ये हमारे पास वहाँ पे एक एग्जांपल भी है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन वो मेरे ख्याल से पल्स विद मॉड्यूलेशन बेस्ड होगी, वो बक बूस्ट के ऊपर है। तो यस सर। हाँ, तो ठीक है, इसमें यही था शायद बताने के लिए। जी सर जी सर। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि लोड ही बेसिकली घरों में जो हम कहते हैं कि उसका लोड बढ़ गया कम हो गया, वो बेसिकली करंट होता है। ठीक है, और ये जो ब्रेकर की बात कर रहे थे कि ब्रेकर हम फिर कैलकुलेट कर लेते कि कितने एम्पेयर का लाना, तो ब्रेकर की भी रीडिंग्स एम्पेयर्स में ही होती हैं। और जो अब हम बात करते हैं कि उस पर लोड पड़ गया, ब्रेकर ट्रिप कर गया, वो भी बेसिकली होता है कि करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फैन है, ट्यूब्स हैं, वो सारी चल तो 220 पे रही हैं, वोल्टेज तो एक जैसा मेरा होता है, लेकिन करंट उनका फ़र्क है। तो जैसे जैसे आप अप्लायंसेस ऐड करते जाते, करंट ऐड होता जाता है, और ब्रेकर की खास रेंज है, फिर उस पर उसको वो ट्रिप करवा देता है। या अभी ये भी एमपीपीटी पे जो कह रहे हैं कि वोल्टेज हम कम कर दें करंट ज़्यादा मिल जाएगा, तो इनका ये है कि बैटरीज को भी मिल जाए और बाकी जो अप्लायंसेस हैं उनको भी उनके हिस्से का मिलता रहे, जो भी आप यूज़ करें। ठीक है, अच्छा ये है, सर कुछ अच्छी चीज़ लग ये रही है। हाँ। इन्वर्टर की पिक्चर है सर। जो लेफ्ट हम्म, साइड पे ये फ्रंट व्यू है इन्वर्टर का, ये सोलिस का इन्वर्टर है जो हम यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है ये। ठीक है। और ये जो राइट साइड पे ये बॉटम व्यू है। जो भी जितने भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर हैं, बॉटम व्यू इसी तरह से होता है सबका। हम्म, इसमें जो हम्म, हमारे पास ये वाली जो चीज़ है, ये सर्कल के अंदर हमारे पास ये फोर मतलब चीज़ें, चार हाँ, चीज़ें नज़र आ रही हैं। DC1 DC2, ठीक है, हाँ हाँ। जी सर। ये जो एक सर्कल के अंदर सर दो स्ट्रिंग्स हैं, मतलब दो मेल कनेक्टर हैं और दो फीमेल कनेक्टर हैं। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स, एक एक एमपीपीटी दो स्ट्रिंग्स को सपोर्ट करता है। ठीक हो गया। ये तो टोटल स्ट्रिंग चार में, स्ट्रिंग। अच्छा ये जो जी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे फिर अपनी मर्जी है कि उसमें जितने मर्जी हम पैनल अटैच कर लें। जी सर, वो अपनी मर्जी है, हम जितने मर्जी पैनल्स अटैच कर लें, बस आपने वोल्टेज 17 रेंज के अंदर। स्ट्रिंग में हम 17 पैनल्स तक कर सकते हैं ना अटैच ज्यादा से तेरह ज्यादा। से तेरह से 20 पैनल तक आप जा सकते हैं। लेकिन जो अच्छी एफिशिएंसी आपके पास आती है वो 17 और 16 का आपने यूज करना है, 16 या 17। 16 17 क्या 16 या 17 लगाने हैं पैनल 16 स्ट्रिंग के लगा अंदर? लें या 17 लगा लें एक स्ट्रिंग में। हम्म, ये कोई देसी देसी तरीका ही हुआ है जैसे वो। नहीं सर, हमने ये पढ़ा हुआ है टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, हम अक्सर मतलब पहले पढ़ते थे। हम्म, तो इसमें काफ़ी कैलकुलेशंस हैं जिसके अंदर आपने वोल्टेज रेंज को तो देखना ही देखना है, लेकिन एक हम्म, टेम्परेचर कोफिशिएंट का फैक्टर आता बिल्कुल, है। वो इनको पढ़ाया जी, सर ठीक है। अच्छा, जी ज़्यादा सर। ऐड करते जाएंगे तो वो टेम्परेचर, सारों की हीटिंग का जो इफेक्ट है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो। जी सर। जी सर। वो हम्म, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज को कंसीडर करते हुए मिनिमम नंबर ऑफ पैनल्स 13 और मैक्सिमम नंबर ऑफ पैनल्स 17, इसके ठीक है, अंदर अगर आप रहते हैं ना तो आप ज़्यादा एफिशिएंसी को मीट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जी दो मैंने स्ट्रिंग्स थी मेरे पास लट से, उनमें 17 पैनल थे, 34 पैनल थे, 17 एक स्ट्रिंग में, 17 एक में। और अब मेरे जहन में ये है कि वो स्ट्रिंग मैंने सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में लगाऊं, तो वो किस तरह से, सर, यानी कि। वो ये है, अभी हमें आप देखें ये सर्कल नज़र आ रहा है, सर्कल के अंदर दो स्ट्रिंग्स अटैच हो रही हैं हमारी। ठीक है, डीसी ठीक वन है के अंदर लट से, ठीक है। जी। हमने अपनी दोनों 17 की स्ट्रिंग इन दोनों पॉइंट्स में देनी है, मतलब ठीक जो है, दोनों स्ट्रिंग्स के पॉइंट बने हुए हैं, ये अंदर जाके सर इन्होंने अंदर से पैरेलल किया हुआ है। एक एमपीपीटी की जो दो स्ट्रिंग है ना, ये अंदर मतलब बिल्ट इन पैरेलल है, हमें पैरेलल पैरेलल करने की की गई, जरूरत नहीं ठीक है। है, यानी कि स्ट्रिंग में पीछे से जितनी जितनी भी कनेक्ट कर ली हैं, अब वो दो स्ट्रिंग्स पैरेलल में ही होंगी। जी वोल्टेज, सर। जो एक स्ट्रिंग का वोल्टेज है वही दोनों का वोल्टेज रहेगा, और करंट ऐड अप हो जाएगा। जी सर।
ये ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा सर अंदर, लेकिन इसमें हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि एक एमपीपीटी पे हम जो दोनों स्ट्रिंग्स दे रहे हैं हमने सेम वोल्टेज की देनी है, दोनों में जी जी। सेम टाइप के पैनल्स लगे हों और सेम जी नंबर ऑफ पैनल्स लगे हों, ये स्टूडेंट सेम। मॉड्यूल मिसमैच, मॉड्यूल ताकि मॉड्यूल का वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, मॉड्यूल की मिसमैचिंग ना हो, हमने पढ़ा भी हुआ है ना वो। जी सर। ठीक है। वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि पैरेलल का हमने पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज सेम होता है, लेकिन अगर आप दो डिफरेंट वोल्टेजेस डीसी वोल्टेजेस को पैरेलल करते हैं तो जो आपका लोअर वोल्टेज है ना वो डोमिनेंट आ रहा होता है आपका। ठीक है, लोअर वोल्टेज डोमेन स्टूडेंट ये 360 वाट मिलने की बजाय 303 वाट मिल रहे थे, 330 वाट 360 की बजाय छठे चैप्टर में डी रेट फैक्टर के अंदर मॉड्यूल मिसमैच में, तो ये ठीक है। अच्छा इसी तरह DC2 है यस और सर। आगे कॉम है, ये क्या चीज़ है? सर ये जो COM है ये बेसिकली कम्युनिकेशन पॉइंट है। ठीक है। नॉर्मली जब हम नेट सिस्टम एक इंस्टॉल कर देते हैं ना, ठीक हो गया, और इस उस इन इन्वर्टर्स की बेसिकली एक वाईफाई एप्लीकेशन भी है, वाईफाई ऐप को सपोर्ट करते हैं। हमने प्ले स्टोर से वो एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करनी है। इस इन्वर्टर के साथ एक वाईफाई स्टिक अटैच की जाती है। ये जो कॉम का पॉइंट है इस जगह पे आप वाईफाई स्टिक को अटैच कर सकते हैं, उसका फिर एक सीरियल नंबर होगा, आपने वो एप्लीकेशन में एक प्लांट आईडी के नाम जनरेट करनी है, उसमें वो सीरियल नंबर को स्कैन करना है। तो इस इन्वर्टर को आप पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के इसकी जनरेशन और मतलब सारी चीजें जो है ना, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, क्या करंट आ रहा है, पूरे प्लांट को आप स्टडी कर सकते हैं किसी क्या भी जगह बात बैठ। है, ग्रेट जी है सर। यार, बहुत गुड है। अच्छा जी। आगे DRM। उसके अलावा ये जो DRM है आपके पास एक करंट को मेजर करने के लिए ना हम सीटीज यूज करते हैं। तो हमारे ये पास ट्रांसफार्मर्स। जी करंट ट्रांसफार्मर्स। हम्म तो हम्म इस इन्वर्टर के साथ सर साइट पे हम एक एक्सपोर्ट मीटर भी यूज करते हैं, जीरो एक्सपोर्ट मीटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है, लेट से मैंने अपने घर में एक सिस्टम लगा लिया है, ऑन ग्रिड सिस्टम। अब सिस्टम ने क्या करना है, अपनी पीक पे जनरेशन करनी है। अब लेट हम्म से 50 एम्पेयर इस टाइम जनरेशन आ रही है इन्वर्टर से, लेकिन मेरे हम्म घर में यूसेज नहीं हो रहा, ठीक हो गया। ये हम्म 50 के 50 एम्पेयर वापडा को एक्सपोर्ट हो जाएंगे, लेकिन सिस्टम लगने के फौरन बाद जो है ना वो एक्सपोर्ट जो बाई डायरेक्शनल मीटर हम फौरन बाद खुद से नहीं इंस्टॉल कर सकते, उसकी प्रॉपर एक प्रोसेस है, उसकी हम फाइल रेडी करते हैं। उस फाइल को फिर हमने लेस्को में सबमिट कराना है। जो जो उस एरिया का SDO साहब होंगे उनसे हमने साइन करवाने हैं, फिर उसको हमने लेस्को चीफ ऑफिस सबमिट कराना है, उसके बाद वो फाइल नेपरा जाएगी। मतलब वो पूरे प्रोसेस के बाद 2 से 3 महीने के बाद मीटर लगेगा। वो मीटर लगने से पहले अगर हम वापडा को एक्सपोर्ट करेंगे ना, हमारा तो ये यूनि डायरेक्शनल मीटर लगा हुआ है घर में, तो वैसे तो हम सेल आउट कर रहे होंगे यूनिट्स, लेकिन ये मीटर एक ही साइड पे घूम रहा होगा, रीडिंग्स वो हमें ही यूनिट्स पड़ रहे होंगे वापडा के। ठीक। तो उस लॉस से बचने के लिए वो जीरो एक्सपोर्ट मीटर हम लोग साथ एडिशनल इंस्टॉल करते हैं, जो कि एक कम्युनिकेशन वायर के थ्रू इन्वर्टर से कम्युनिकेट कर रहा होता है। ये जो DRM का पॉइंट है यहाँ पे वो मतलब कम्युनिकेट प्लस और माइनस उस जो एक्सपोर्ट मीटर है उस कनेक्शन किए जाते हैं ताकि आपस में कम्युनिकेट कर अच्छा सकें। ये एक क्विक वे में थोड़ा क्विकली ज़रा रिपीट कर दें ये वाला पॉइंट जो है ना, ये सर DRM जो वाला। एक्सपोर्ट मीटर है ना उसके अंदर बेसिकली तीनों फेजेस पे ना बिल्ट इन सीटीज होते हैं, ठीक हो ठीक गया। है। अब उस एक्सपोर्ट मीटर को हमने लगाना है लोड साइड पे, ठीक है। घर में जो भी लोड यूज हो रहा होगा वो एक्सपोर्ट मीटर के थ्रू जा रहा होगा, ठीक हो गया। ठीक है। अब जो भी एक्सपोर्ट मीटर के थ्रू करंट जा रहा है तीनों फेजेस पे, एक्सपोर्ट मीटर जो है कम्युनिकेशन वायर के थ्रू इन्वर्टर को बता रहा होता है कि हम्म फेज ए पे 2 एम्पेयर करंट है, लेट से फेज बी हम्म पे इतने एम्पेयर और फेज सी पे इतने हम्म एम्पेयर है, तो आपने हम्म जनरेट भी इतना ही करवाना है, ताकि हम्म जो मेरे घर का लोड है ना सिर्फ वही जनरेट करवाएं आप, उसे ज्यादा ना करवाएं ताकि हमें एक्सपोर्ट ना पड़े। तो वो उतना जनरेट करवा के जो रिमेनिंग जनरेट नहीं करवा रहा वो वापडा को सेल आउट हो रहा है। नहीं सर वापडा को इसीलिए तो सर हम पीक पे जनरेशन नहीं करवा रहे ना, ताकि हम्म जो अगर हमें ज़रूरत है तो इन्वर्टर जनरेट करवाए, ठीक हो गया, एक्स्ट्रा ना करवाए। क्योंकि अगर बाई डायरेक्शनल मीटर इंस्टॉल करने से पहले हम एक्स्ट्रा वापडा को सेल करेंगे ना, तो इस मीटर में रीडिंग हमें ही पड़ रही होंगी उल्टी। हम्म। एक ही साइड पे घूमता है ना ये वाला इन्वर्टर जो हमारा पेनल्टी। मीटर। जी। नहीं नहीं वो मुझे सर वो आइडिया हो गया, सपोज नहीं नहीं दूसरे मैं मीटर के समझ बगैर बात कर रहे हैं। आप लेट से नेट मीटरिंग अगर
हमारे पास आप ये कह रहे हैं कि नेट मीटरिंग पे कोई गया ही नहीं, किसी ने सिंगल सेटअप किया हुआ, तो उसमें ये उल्टा नुकसान वाला, ये कहना चाह रहे हैं? जी सर, अभी सिस्टम लगवा लिया लेकिन नेट मीटर इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है। नेट तो मीटरिंग अगर जो और अमूमन घरों में अगर नहीं भी लोग लगवाते, तो जिन्होंने नेट मीटरिंग नहीं की वो उनके खाते में ये एनर्जी पड़ रही सारी। जी सर उनके खाते में पड़ती है, तो फिर जिन लोगों ने नेट मीटरिंग नहीं करवानी वो ये वाला इन्वर्टर यूज नहीं करते सर। ये इन्वर्टर बेसिकली ऑन ग्रिड इन्वर्टर है जो कि ठीक आपका है, नेट मीटर यूज होता है। बिल्कुल अगर किसी सही। बंदे ने नेट मीटरिंग नहीं करानी उसके लिए ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होगा। ठीक वो है। अलग टाइप के इन्वर्टर हैं। वो एक्सपोर्ट नहीं करते, वापडा को सेल आउट नहीं करते, वो सिर्फ लोड के लिए ही जनरेट करवाते हैं। हम्म। जी सर। सही। इस पे मतलब थोड़ी सी असल में जिस पॉइंट में कन्फ्यूजन ये थी, मेरा ये नहीं कहने का पर्पज़ ये है कि लेट से आपने नेट मीटरिंग की हुई है प्रॉपर, और आपका ओवरऑल ये जनरेट कर सकता है 10 एम्पेयर, सपोज मैं कहता हूँ घर में मुझे ज़रूरत है सिर्फ 2 एम्पेयर की, और इन्वर्टर उसे कह रहा है कि जस्ट 2 एम्पेयर्स ही एक्सपोर्ट मीटर के थ्रू जो सीटीज़ वगैरह आपने लगाए हैं वो 2 एम्पेयर ही घर को दो, तो जो रिमेनिंग उसके 8 एम्पेयर प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है जो कि उसको कर देनी चाहिए और वापडा को सेल कर जी देनी सर मैं चाहिए, बताता हूँ जो। तो वो उस पे क्या जी पॉइंट है? सर वो ये होगा, जो जब हम ये एक्सपोर्ट मीटर अटैच करते हैं ना, इसकी थोड़ी हम्म, इंटरनल प्रोग्रामिंग है। ठीक है। अब उस प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने ये सेट करना है कि हमने जनरेशन नेट जो प्रोग्रामिंग है बिफोर नेट मीटरिंग वाली करनी, कि एक्सपोर्ट जीरो करनी है या नहीं करनी। अगर हम्म। प्रोग्रामिंग में एक्सपोर्ट जीरो करते हैं तो फिर वो सिर्फ लोड को सेंस करके ही जनरेट करवाएगा, मैक्सिमम पे नहीं जाएगा। अगर हुँ, हम लोग जीरो एक्सपोर्ट सेटिंग नहीं करते फिर वो लोड को भी जनरेट करवाएगा, मतलब फीड करवाएगा, प्लस वापडा को भी एक्सपोर्ट करेगा। वो हमने प्रोग्रामिंग से सेलेक्ट करना है सारा। ठीक है। और इसी तरह जी ये ग्रिड वाला, यहाँ से वो वापडा की वायर से कनेक्टिविटी होगी, ये ग्रिड जिस पे लिखा हो? जी सर, सर कनेक्शन बेसिकली इस तरह से होते हैं कि डीसी कनेक्शन तो टोटली सेपरेट है ना हमारे घर से। हुँ, वो तो हमने सोलर पैनल से जो है ना तारे मतलब लेके आनी और एमपीपीटीज को कनेक्शन कर देने हैं। हुँ, वापडा का ये होगा, जो घर का मेन मीटर होगा, मेन ब्रेकर होगा, थ्री फेज ब्रेकर। हुँ, वहां से थ्री फेज सप्लाई हमने जो है ना इन्वर्टर के ये टर्मिनल बने हुए हैं, ये मोस्ट राइट साइड पे ग्रिड के नाम से हुँ, 5 टर्मिनल है, थ्री फेज, मतलब फेज ए बी सी। चौथा टर्मिनल न्यूट्रल का है और पांचवा टर्मिनल सर ग्राउंडिंग का है। 5 ठीक। टर्मिनल है ये। तो हमने घर का जो मेन ब्रेकर है वहां से सप्लाई उठानी है और थ्री फेज के कनेक्शन कर देने हैं इन्वर्टर के अंदर, डायरेक्ट मिक्स कर देना है वहां से। हुँ, ब्रेकर की एक साइड पे हमारा वापडा अटैच होगा, सेकंड साइड पे जो है ना लोड अटैच होगा। तो जिस ब्रेकर की जिस वाली साइड पे वापडा अटैच है ना, वहां से हमने कनेक्शन करने डायरेक्ट इन्वर्टर को, हुँ, ए फेज के कनेक्शन ए फेज के साथ, बी फेज के साथ, इसी तरह से। अच्छा। सर जी, जी। सर ये हम जो सिटी से करंट जो मेजर करेंगे वो किस रेशो से करेंगे, मतलब कि सिटी की क्या रेशो होगी इसमें? सीटी मतलब बिल्ट इन उसका जो होता है बिल्ट इन सीटी होता है। वो नॉर्मली जो यूज कर रहे होते हैं 60/5, उसके अंदर जो यूज हो रहा होता है। 60/5 से क्या मुराद, यानी? सर वो सीटी की रेशो होती है ना, कि आप सीटी को इनपुट में जो करंट दे रहे हैं, कितने टाइम्स वो उसको स्टेप डाउन करके आपको दे रहा है। 60/5 का मतलब है कि 12 टाइम्स जो है ना स्टेप डाउन करेगा करंट को। हुँ, ठीक है। सीटी की और ये वही स्पेसिफिकेशन। पर्पज़ है, वो जो आपने बताया हुआ है कि जी स्टेप सर। डाउन आप करवा रहे हैं इसमें। जी सर। जी सर, सीटी से सर हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो बिल्ट इन डिवाइस है, हमने जस्ट हुँ, कनेक्शन करने हैं, वायरिंग डायग्राम हमें प्रोवाइड की जाती है, वो उसके अकॉर्डिंग कनेक्शंस कर देने हैं हमने। हुँ। और सर ये अच्छा पूछना है कि ये थ्री हुँ, फेज के लिए होता है, सिर्फ सिंगल फेज के लिए नहीं होता? नहीं, 3 ये फेज़। सिर्फ थ्री फेज के लिए होगा। सिंगल फेज के लिए क्यों नहीं होता? जो जो सिंगल फेज इन्वर्टर्स है ना वो बेसिकली हाइब्रिड में आते हैं। उसके अंदर हमें एक्सटर्नल एक्सपोर्ट डिवाइस अटैच नहीं करनी पड़ती, उनकी बिल्ट इन एक्सपोर्ट डिवाइस होती है। उसके अंदर जस्ट हमने प्रोग्रामिंग कनेक्शंस नहीं करने, सिर्फ प्रोग्रामिंग हमने चेंज करनी है। सेटिंग्स के अंदर एक सेटिंग आती है जीरो एक्सपोर्ट की। आपने जीरो एक्सपोर्ट ऑन करना है या ऑफ करना है, आप बस सेटिंग सेलेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसका बिल्ट इन होता है सिंगल फेज इन्वर्टर्स के अंदर। मतलब लग जाता है सिंगल फेज में भी? जी जी, लग जाता है, लग जाता है। ठीक। अच्छा, ये जी टाइप्स ऑफ पीवी मॉड्यूल, इसको खैर हम नहीं करते डिस्कस, ये इनको उसका आइडिया है मटेरियल्स वगैरह का क्या, और ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड को हमने मेरे ख्याल से डिस्कस
कर लिया। ये हाइब्रिड का एक जो सेटअप है इस पे जी थोड़ा, इसमें क्या सर। सोलर विंड मल्टीपल अगर चीज़ें करनी है जी तो सर, सेंसर। जी सर, अच्छा। उसमें ये होता है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम्स वहां पे लगाए जाते हैं जहां पे आपका वापडा नहीं है। आपका हम्म सोलर है, सोलर से आपने अपना लोड हम्म, फीड कराना है, प्लस बैटरीज चार्ज करानी है। हाँ ये इनको वो आपका बताया। होगा ऑफ ग्रिड सिस्टम। ठीक हो गया। ठीक ऑन है। ग्रिड सिस्टम के अंदर सर ये होगा, आपका सोलर होगा। ठीक है। सोलर के साथ आपका आप अपना लोड भी मीट कर सकते हैं, प्लस वापडा को सेल आउट कर सकते हैं। हाँ वो ये नेट आपका मीटरिंग। जो है, जी 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 ये देखा। ऑन ग्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड के अंदर सर दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि ठीक है। आपका सोलर भी है, ठीक प्लस है। आपका वापडा भी है, प्लस आप अपना जनरेटर भी ऐड कर सकते हैं। मतलब मोर देन 2 सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं। सोर्सेज बदले हैं ना, यानी कि जी जनरेटर आ जी गया है, विंड आ गई है, या अक्सर ये जी इस पे हमारा एक वो पेपर भी है, हम सारे लोगों ने मिल के बायोमास पे और सोलर पे और विंड पे एक प्लस आप लिखा सर हुआ इसमें बैटरीज भी अटैच कर सकते हैं। है। ऑफ ग्रिड वाले सिस्टम में बैटरीज होती हैं और ऑन ग्रिड में नेट मीटरिंग। हाइब्रिड के अंदर दोनों चीज़ें आ जाएंगी, नेट मीटरिंग विद बैटरीज, हम्म। मल्टीपल तो ये सोर्स कोई भी हैं। जी ये टेक्निकली थोड़ी अच्छी चीज़ लग रही है। बेसिकली मैं कनेक्शनिंग और टेक्निकल जो डिटेल है ना उस साइड पे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो यहाँ पर भी थोड़ा सीखने को मिल सकता है हमें कि जी ऊपर आपने पीवी जो एरेज लगाई हैं इनको, हाँ थोड़ा समझा दें। नीचे बैटरीज हैं, थोड़ा अच्छा प्रैक्टिकली वो इन्वायरमेंट सा सर, बना ऑफ हुआ ग्रिड सिस्टम में ये पीवी अरे हमें नज़र आ रही है, मतलब सोलर पैनल्स हैं हमारे पास। सोलर है। पैनल्स को हम अटैच कर रहे हैं डायरेक्ट ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ। ठीक हो गया। ठीक है। बीच में जो चार्ज कंट्रोलर है, ये बेसिकली अभी जो आ रहा है ना, वो इन्वर्टर्स के बिल्ट इन होता है, अलग से हमें नहीं इंस्टॉल करना पड़ता। ये तो वो हमने लगा सोलर, होता है घरों में, वो ब्लैक से कलर का तीन चार ऊपर जी एलईडी जी लाइट्स होती हैं, वो जी वही जी है। जी हम्म, सर, अगर नॉर्मली हम गांव वगैरह में जो है ना, 2-3 प्लेट्स लोग यूज़ करते हैं, साथ हाँ बैटरीज को चार्ज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह। डायरेक्ट कुछ लोग जो है ना, मतलब इलेक्ट्रिशियंस वगैरह जो हमारे हैं, वो डायरेक्ट सोलर पैनल्स के कनेक्शन बैटरीज से कर देते हैं। वो नॉर्मली नहीं करना चाहिए। दरमियान में आपने ये चार्ज कंट्रोलर यूज़ करना है, जो कि कंट्रोल कर रहा होता है आपकी चार्जिंग को। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने टोटल ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना है, उसमें जो चार्ज कंट्रोलर है वो बिल्ट इन आता है आपके ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ। तो आपने हम्म। जस्ट सोलर पैनल्स के कनेक्शन इन्वर्टर से करने हैं। टर्मिनल होंगे आपका पीवी प्लस और पीवी माइनस, सोलर के कनेक्शंस वहां पे होंगे। इन्वर्टर के अंदर आपके टर्मिनल्स होंगे बैटरीज के, बैटरी पॉजिटिव एंड बैटरी नेगेटिव। फिर आपने ये देखना है कि वो इन्वर्टर कितने वोल्ट का बैटरी बैंक सपोर्ट करता है। नॉर्मली 12 वोल्ट, 24 वोल्ट एंड 48 वोल्ट में इन्वर्टर आते हैं। अगर 48 वोल्ट का बैंक सपोर्ट करता है, आपने 4 बैटरीज को सीरीज में करना है और इन्वर्टर से अटैच कर देना। अगर 24 वोल्ट का बैटरी बैंक है, तो आपने 2 बैटरीज को सीरीज में अटैच करना और इन्वर्टर से अटैच कर देना। और उसके बाद फिर उसका आउटपुट होगी, इनपुट ग्रिड होगा और आउटपुट ग्रिड होगा। इनपुट ग्रिड में आपने वापडा उठा, घर से वापडा के कनेक्शंस करने हैं इन्वर्टर के साथ। फिर आउटपुट ग्रिड होगा, आपने पूरे घर का जो लोड है ना, इन्वर्टर की आउटपुट से अटैच करना है, वापडा से अटैच नहीं करना। उसमें ये होगा कि लेट से हमारा लोड अभी ज़्यादा है, 5,000 वॉट लेट से हमारा लोड चल रहा है, लेकिन सोलर से जनरेशन आ रही है 3,000 वॉट। पहले वो 3,000 सोलर से लेगा, एक्स्ट्रा जो है ना, मतलब जो हमारा 2,000 एडिशनल लोड है, फिर वो सोलर से जो है ना शेयर, वापडा से शेयर कर लेगा। मतलब हम्म इसमें रियल टाइम शेयरिंग भी चल रही होती है लोड की। ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है। हम्म। जी इसमें किसी का क्वेश्चन था, मोहम्मद अली हसन ने शायद को हैंड रेज किया था जी। नहीं नहीं सर, वो नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है हाँ तो ठीक है, जिसका क्लास का टाइम है वो लीव कर सकते हैं। हाँ हाँ। सर वो अच्छा, अटेंडेंस लगा दीजिए। वो अटेंडेंस तो सारी उम्र की लग रही है। क्या हो गया। हम्म। पहले कौन सा चलान जाता है घरों में जो नहीं आते हैं। मेरे तो पूरे सेमेस्टर में 10-10 आते रहे। वो कहते हैं ना, तू इधर उधर की बात ना कर। तो ये बता काफिला क्यों लौटा। तो वो तो मैं रोज अपने दिल को बताता हूँ रिन्यूएबल की क्लास लेके कि ये काफिला क्यों लौटा। क्यों लुटाया था? बस वो आपके हरकतों की वजह से लूटा है। ठीक है। ओके जी। अच्छा, इसमें ये सारे नेगेटिव्स में कनेक्ट किए हैं और पॉजिटिव वाले पॉजिटिव से कनेक्ट किए हुए, इस पे थोड़ा बताएं, जिस तरह बैटरीज पे और पीवीज के ऊपर आपने किए हुए कनेक्शंस। सर, वो इस तरह से करते हैं। लेट से जो इन्वर्टर हमारे पास 48 वोल्ट का है, मतलब 4 हम्म। बैटरीज को अगर हम सीरीज में करते हैं तो हमारे पास 48 वोल्ट मिल जाते हैं, या बिल्कुल फिर हम बिल्कुल। 48 वोल्ट का ही बैटरी बैंक परचेज कर लें।
ठीक है। लेकिन मुझे बैकअप अगर आप 4 ही बैटरी अगर आप करते हैं तो आपने फिर उसका ये भी देखना है कि बैकअप कितना है, कि कितने वॉट का लोड आप कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं उसमें, ठीक है। हम्म। अब मैं बैटरीज ऐड करना चाह रहा हूँ 20, मैं कह रहा हूँ मुझे 20 बैटरीज चाहिए, लेकिन हम तो सिर्फ 4 बैटरीज को सीरीज में कर सकते हैं। तो हमने हम्म। उस 20 में से 4-4 बैटरीज को ऐड करके 48 के 5 बैंक बनाने हैं। ठीक है। फिर उन पांचों बैंक्स को सर हमने पैरेलल में करना है कि वोल्टेज हमारे पास जो है 48 ही रहे, जो कि हमने इन्वर्टर को देना है। अम्पेयर आर कैपेसिटी हमारे पास इंक्रीज हो जाए पैरेलल करने से ठीक है। बैटरी की। जी और ये वो पहले भी आप बता रहे थे जो हमारे पास इन्वर्टर है वो जस्ट वोल्टेज की उसमें रेंज है या करंट जी की भी है कि? जो सर ये जो बैटरीज का है, हम्म। जी सर बैटरीज का जो है वोल्टेज का होता है कि 48 वोल्ट का बैंक देना है आपने या 24 वोल्ट का देना है। तो फिर ठीक है। हमने वो 24 या 48 जो भी है वो उसके रिस्पेक्ट से बना के, फिर अगर नंबर ऑफ बैटरीज को हमने मतलब एक्सटेंड करना तो फिर पैरेलल कनेक्शन करेंगे हम हाँ ठीक है, 48। बैटरीज में तो नो डाउट हम इसी तरह कर रहे थे, मैं इन्वर्टर वाले पॉइंट की बात कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट, इस पे कोई और क्वेश्चन वगैरह? ये चार जो कंट्रोलर है इसको किस तरह कनेक्शन हम दें? इसके ऊपर अभी हमें चार टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, दो इनपुट साइड हैं जो पीवीज की हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज कंट्रोलर को बेसिकली ना अब हमने सीरीज में अटैच करना होता है प्लेट्स और अब हमारा बैटरी के, ठीक हो गया। हम्म। अब इसके इनपुट पे पॉजिटिव और नेगेटिव बना होता है। इनपुट वाली साइड पे पॉजिटिव पे हमने अपनी स्ट्रिंग का पॉजिटिव टर्मिनल देना है जो पैनल से आ रही है, नेगेटिव पे नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर अच्छा, देना है। इसमें आपने सारी प्लेट्स का पॉजिटिव उसके पॉजिटिव को दे दिया और सारी का नेगेटिव उसके नेगेटिव को दे दिया। जी सर वो इस वजह से किया हुआ है कि जो चार्ज कंट्रोलर हमारे पास घरों में होते हैं ना, वो हम्म। नॉर्मली जो छोटे चार्ज कंट्रोलर वो 24 वोल्ट या 48 वोल्ट में है, ठीक हो। अगर हम्म। लेट से 48 वोल्ट में है, हमने ये देखना है हमने अपनी प्लेट्स के वोल्टेज को सीरीज में एड अप करके बनाना है 48 वोल्ट, ठीक हो गया। हम्म। या फिर एक ही प्लेट हम 48 वोल्ट की ले लेते हैं, लेट से यही हम्म। वाली डायग्राम अगर कंसीडर करें तो एक प्लेट का जो वीओसी है हमारे पास 48 वोल्ट है, हमारे पास 4 प्लेट है। अब हम हम्म। सीरीज में तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास हम्म। वोल्टेज ऐड अप हो जाएगा, वो रेंज से बाहर हो जाएगा। तो फिर अब हमने हम्म। पैरेलल में ही करना है, इनको चारों को हम्म। पैरेलल में करना है। 48 वोल्ट विद इन द रेंज है। फिर हमने इनका करंट भी देखना है कि ऐड करने से पैरेलल करने से जो करंट हमारा मतलब वो 4 ऐड गुना हुआ बढ़ है, जाएगा। जी वो भी रेंज में आ रहा है। तो हम्म। जब हम बेसिकली करंट को भी रेंज में रखें और वोल्टेज को भी रेंज में रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जितने किलोवाट का हमारा चार्ज कंट्रोलर होगा ना, सिस्टम भी ऑटोमेटिकली उतने किलोवाट का ही बन जाएगा। अच्छा, इसमें प्लेट्स ये जो रेंज की आप बात कर रहे हैं ये हमें पता है कि 24 पे रख लें, 48 पे रख लें वोल्ट पे। ये इन्वर्टर डिसाइड कर रहा है कि इस रेंज में वोल्टेज रखो और इस जी रेंज में करंट रखो? जी सर वो नेम प्लेट पे मेंशन होता है हाँ, वोल्टेज रेंज और क्योंकि करंट। बाकी तो हमारी अपनी मर्जी है ना, बैटरीज भी हमें समझ है कि हम इनको किस तरह से लगाएं। अगर लेट से जी 15 20 24 काफ़ी ज़्यादा बैटरीज हैं तो हम वो कम्बिनेशन बना लें कि चार चार का कम्बिनेशन बना के 48 कर लें। जी और अगर जी हमारे सर पास प्लेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पैनल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगर 48 वोल्ट एक पैनल दे रहा है हमें जी और हमें पता है कि हम उनको पैरेलल में लगा लेंगे, और अगर वो पैनल्स कम वोल्टेज दे रहे हैं तो फिर हमारे ऊपर है कि हम उनको सीरीज़ में लगा के एडअप करवा के 48 वोल्ट बनवा लें। जी सर। तो सर लेकिन जो जो प्लेट्स का है ना, प्लेट्स का पैरेलल करने पे भी आपकी लिमिट है और सीरीज करने पे भी आपकी लिमिट है, ठीक हो गया। अच्छा। सीरीज करने पे आपके पास वोल्टेज की लिमिट आएगी, पैरेलल करने पे करंट की लिमिट आएगी। हाँ जी जी बिल्कुल, जिस पे फ़र्क पड़ना है वो उस वो आपको देखना पड़ेगा कि वो कम या लेकिन ज़्यादा सर ना हो। बैटरीज पे वोल्टेज की लिमिट होती है कि अगर 48 वोल्ट का है 48 का ही करें। लेकिन बैटरीज में पैरेलल करने की फिर कोई लिमिट नहीं होती, आप ठीक है। जितनी भी बैटरीज को पैरेलल में अटैच कर दें। ठीक है, गुड हो गया। चलें, ये मतलब एक अच्छी चीज़ है। खैर वैसे आइडिया था ही सबको कि वोल्टेजेस जो है बैटरी के, और यानी कि वो पैनल एंड पे है लिमिटेशन, क्योंकि साफ ज़ाहिर उनके वोल्टेज करंट पे सर वो फ़र्क ये पड़ना। है ना कि लेट से हम वोल्टेज तो रेंज में रख लेते हैं और पैरेलल करते रहते हैं। तो ये हम्म। तो नहीं हो सकता ना कि हम्म। 100 किलोवाट के इन्वर्टर है, पैनल आप 500 किलोवाट के लगा दें। आपने पावर हम्म। को भी तो देखना है ना हाँ कि 100 बिल्कुल। किलोवाट पे आप मैक्सिमम 120 किलोवाट के पैनल्स ही लगा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। सही है। अच्छा, ये एसी लोड पे हमने वो एक डी रेट फैक्टर, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 100 वाट का एक पैनल है तो जब एसी आप करते हैं इन्वर्टर वगैरह लॉसेस डाल के आपके पास कोई तकरीबन 70 वाट के करीब आ रहा होता है, तो आपके ख्याल में कितना, मतलब ऐसे ही होता है क्या? सर रेशो नॉर्मली निकल? जो नॉर्मली अभी जो है ना, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, एक हमारे पास होती थी प्लेट्स की मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। जी।
जी, अभी सर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मोनोपर्क एंड पॉलीपर्क। ठीक है। एक पर्क टेक्नोलॉजी, अभी जो पर्क टेक्नोलॉजी के मॉड्यूल्स आ रहे हैं, अगर हम वो यूज़ करें, प्लस जो अच्छी कंपनीज हैं जैसे हवावे के इन्वर्टर्स हैं या सोलिस के इन्वर्टर्स हैं, ये वाले यूज़ करें, और आपने वायर्स के गेज जो है ना कैलकुलेशंस के मुताबिक रखे हुए, ठीक रखे हुए हैं, तो आपके पास 90% तक एफिशिएंसी आ जाती है। मैंने खुद अचीव की हुई है 90% तक एफिशिएंसी। वायर्स के गेज के सेंस में मसलन सर वो लेट्स से हमने डीसी वायर्स जो यूज़ करनी है, जो हमने क्या? स्ट्रिंग्स को प्लेट से इन्वर्टर तक जो वायर यूज़ करनी है, हमने हम्म। करंट देखना है कि हमारा कितना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये लेट्स से घरों में मोमन जिस तरह कह रहे थे 729 की डाली हुई है, ये मतलब इस तरह एसी जी के लिए अलग से अच्छी वायर और लाइटिंग के लिए कम डाले होते हैं। सर वो ये है कि सेंस वो में सात क्वालिटी उनतीस मटेरियल। और वो सर हम्म। वो स्टैंडर्ड तो खैर मतलब हम नहीं यूज़ करते, वो स्क्वायर में हम लोग यूज़ करते हैं, 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm। तो अब बेसिकली वो लोग, मैं देख रहा था अब लोगों को, चूंकि वो हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं है ना, कि तो जी उसमें फिर वो अब वो एमएम में आने लग गई हैं, यानी कि इस चीज़ ने रिप्लेस कर लेना है एमएम ने इसको ना। वो जी जी ऐसा ही है सर। मैं देख रहा था एसी वाली जो वायर थी ना, उसके ऊपर एमएम की सेंस में मतलब रीडिंग भी मेंशन थी। जी ठीक है। सर, सर वो जो अब 729, 629 वो नॉर्मली इलेक्ट्रिशियंस लोग वो स्टैंडर्ड यूज करते हैं, हम लोग में यूज करते हैं। हमारे पास ना एक लिस्ट है सर, जो हमने ना करंट अपना निकाल लेना है, जो मतलब लेट्स से कि पैनल से कितना करंट आ रहा है, या मेरा 80 किलोवाट का सिस्टम है तो 80 किलोवाट का 3 फेज में करंट निकाल लें तो तकरीबन ये बनता है 110 से 15 एम्पेयर। तो हम्म। 110 से 15 एम्पेयर के लिए किस गेज की हमने वायर यूज करनी है, फिर हमारे हाँ। पास ना एक लिस्ट है सर, हमने एम्पेयर देखना है अपना, 3 फेज में इतने एम्पेयर हो तो आपने इतने स्क्वायर की जो है ना वायर, हम्म। टेबल है सर, टेबल हाँ, से ये फिर मैंने मैच करके। अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ना, जब मेरे घर में लग रही तो बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं उसमें बड़ा इंटरेस्टेड था। फिर वो 729 का उसमें देखा कि जी इसका मतलब क्या है, इसका क्या है। तो वो वाले मतलब जो थे ना, वो बीच में कितनी कॉपर्स की वायर्स हैं, कितनी कॉइल्स हैं, वो ज़रा ज़्यादा थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं। बाकियों की भी बल्कि जाके थोड़ा सर्च करना चाहिए कि इसके क्या। फिर उन्होंने बिल्कुल उसी तरह कॉलम दिए हुए थे, आगे एमएम का कॉलम था, आगे करंट की रेंज थी, और वो जो 729 वाला स्टैंडर्ड का एक कॉलम बना हुआ था, और आगे एक एमएम वाला है जो कि हम इंजीनियर जिससे यूज टू होते हैं, और आगे जी जी करंट की वो रीडिंग्स हैं। और वो हर जी जी मैन्युफैक्चरर के ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत सम हो कहीं कोई फ़र्क होगा। जी तो सर वो भी ऐसा खैर ही है। बाकियों को देख लेनी चाहिए। अच्छा, तो जी इस सर सेंस हम में लोग आप जो कह रहे थे कि हमने गेज का ख्याल करते हैं, जी सर, तो इस अगर सेंस में गेज वगैरह, क्योंकि सर अगर हम लो गेज यूज करते हैं पैनल में तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है ना। ठीक लेट है। से ऊपर से हम 850 वोल्ट बना के मतलब ला रहे हैं, और हमने तार अच्छे गेज की यूज नहीं की, बनती 6 mm थी तो हमने यूज 4 mm की, तो हमारा अच्छा खासा वोल्टेज ड्रॉप हो चुका होता है इन्वर्टर तक। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि फिर वो लो या फिर एक जी सर, कंडक्ट नॉर्मली करके ये उसने होता है। लेके जानी। जी नॉर्मली ये होता है कि जो हम पैनल से वोल्टेज बना के ला रहे होते हैं ना, ओपन सर्किट, दो वोल्टेज होते हैं कि पैनल के, स्टूडेंट एक को ओपन कोई सर्किट। शायद इस पे क्वेश्चन, ये वही बच्चे को घर में पैसे दे के भेजें, बकाया ना दे, तो उनको तो चीज़ें महंगी लग रही ना, छोटे-छोटे जो घरों में करप्ट लोग हैं जब दुकान पे चीज़ें लेने जाते हैं। यस सो सर। अच्छा जी, ये कोई किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन था बीच में, आवाज़ मतलब ये है कि कुछ शायद पूछना चाह रहा था, या नहीं था ऐसा कुछ, मुझे लगा बस। नो। अच्छा, और शायद हमारे पास ये भी एक खूबसूरत सी आपने रखी हुई है एमसीबी, मेन ब्रेकर है, ग्रिड टाइड इन्वर्टर है, तस्वीरें बड़ी प्यारी प्यारी आपने रखी हुई हैं, और सिंक्रोनाइज्ड पावर आउटपुट है, जी सर। और टू वे पावर मीटर है। जी ओके जी, और नीचे स्विच लगा हुआ है, लाइट है, और मेन इसमें ये जो ऊपर रीडिंग्स आ रही हैं, ये अगर कहीं लगा हो, हमारा भी गुजर हो कहीं से, सो इसमें ये टू वे मीटर पे, पावर मीटर पे पूरा वो लेबल्ड होता है कि ये आप लोड को दे रहे हैं और ये वापडा को दे रहे हैं, या जी दो सर। जो। सर अभी हमारे वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए हुए हैं उसमें हमारी मतलब हम चेक कर सकते हैं उसकी, मतलब फ्रंट फ्रंट पे लिखा होता है कि जो आपका फर्स्ट नंबर पे ये रीडिंग होगी, सेकंड पे ये होगी, थर्ड पे ये होगी। हाँ, वो बिल्कुल, अभी घरों पे भी वो वापडा के जो लगे होते हैं उन पे भी वो मेंशन होता है कि अब आपकी ये पावर आने लगी, या वोल्टेज आने लगा है, करंट आने लगा है, बड़ी अब वो मीटर की फेसिंग उसकी बड़ी चेंज होगी, 15-20 टाइप की उस पे ऑप्शंस आ रही होती हैं, सर वो पीक असल ऑफ। में जो कमर्शियल मीटर है ना उसमें हमने एक किलोवाट रीडिंग भी देखनी है, केवीए आर रीडिंग भी देखनी है, पावर फैक्टर भी देखना है,
तो मतलब वो 20+ रीडिंग्स चली जाती हैं हमारी। तो कमर्शियल को आप 3 फेज कह रहे हैं जो लग रहे हैं? सर जो इंडस्ट्री में हमारे आपको पता है इंडक्शन मोटर्स यूज होती हैं, हाँ हाँ। तो उनको उनको जो बिल आता है ना, वो उनका एक तो टैरिफ डिफरेंट होता है। उनको उनकी किलोवाट में रीडिंग भी ली जाती है, प्लस केवीए आर में भी ली जाती है। हाँ तो बिल्कुल, इस वो वजह बिल्कुल, हाँ हाँ। जी, फिर उनको वो उसके रिस्पेक्ट से एमडीआई और फिर वो और उनका पेनल्टी। पावर फैक्टर कैलकुलेट होता है, जितना कम होगा वो, इनको मैंने उस पे भी एक पे बताया था। जी सर। रिएक्टिव पावर्स उनकी देखी जाती हैं क्योंकि उनका इंडक्टिव लोड होता है उस पे। जी सर। जी सर। तो ठीक है, उनको सो वापडा की तरफ से गाइडलाइन भी होती है कि आपने पावर फैक्टर के पैनल्स यूज करने हैं, आपने अपना पावर फैक्टर खुद से मेंटेन करना हाँ बिल्कुल, इधर है। लाहौर कॉलेज, ये जे रोड के ऊपर जो है वो एलसी, वहाँ पे हमारा एक किसी तरह स्टूडेंट काम कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट को वहाँ पे डील कर रहा है। तो वो मेरे से ऑन एंड ऑफ डिस्कस करता रहता है, मतलब जनरेटर्स ट्रांसफार्मर्स के कितने का वहाँ पे लगाएं, क्या करें। और साथ में उनके पावर फैक्टर की भी उनको सम सॉर्ट ऑफ नोटिफिकेशन आया हुआ था प्रीवियस। जी जी किसी इंजीनियर्स ने माइट भी उसको ज़रा नहीं अच्छे वे में देखा हुआ था, तो उनको नोटिफिकेशन आया हुआ था सम सॉर्ट ऑफ फाइन्स, और इस तरह से उन्होंने रिपोर्ट मांगी हुई थी प्रॉपर, और वो वाकई चेक भी करते हैं आके, नो डाउट दैट सर, इज वो ट्रू। असल में अभी जो मैंने आपको बताया ना, मैंने जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है, अब वो जो उनका पावर फैक्टर लगा हुआ था, पावर फैक्टर जो कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए भी वो जो लोड साइड पे ना सीटी लगे होते हैं हमारे घर में, कि हम कितना करंट ले रहे हैं वापडा से, उसकी बेस पे पावर फैक्टर कैलकुलेट हो रहा होता है। अब उनके उनके इलेक्ट्रिशियन ने एक मिस्टेक ये की हुई थी, वो सीटी जो कि पहले सिर्फ वापडा से ही सारा लोड चला रहे थे, तो उन्होंने लोड की बजाय ब्रेकर के वापडा वाली साइड पे सीटी उन्होंने ना लगाया हुआ था। अच्छा। अब जब हम लोगों ने अपना सोलर भी ऐड किया है, हम्म तो लोड हमारा आ रहा था 95 एम्पेयर। ठीक हो गया। हम्म अब जब वापडा पे चल रहा है, सोलर बंद है, वो सारे का सारा लोड वापडा से आ रहा है और वो सिटी के अंदर से आ रहा है, सिटी मैयर करके 95 एम्पेयर भेज रहा है पावर हम्म फैक्टर वाले पैनल को, और उधर से फिर पावर फैक्टर कैलकुलेट हो रहा है 0.95। उनका पावर हम्म फैक्टर बिल्कुल ठीक आ रहा था। अब जब हमने अपने सोलर की सप्लाई ऑन की है, अब लोड 95 एम्पेयर है, सोलर की जनरेशन आ रही थी 85 एम्पेयर, वापडा हम्म, से सिर्फ 10 एम्पेयर आ रहा था। लोड सर 95 एम्पेयर ही ले रहा है, ठीक हो गया। लेकिन अब जो वापडा से 10 एम्पेयर आ रहा है ना, तो वो सिटी के अंदर से भी 10 एम्पेयर आ रहा है। सिटी हम्म, जो पावर फैक्टर का पैनल है उसको जो कम्युनिकेट कर रहा था वो 10 एम्पेयर के हिसाब से। हम्म, अब मोटर्स ने तो उतनी ही रिएक्टिव पावर लेनी है और वो सारी चीजें हैं, लेकिन सिटी के अंदर से करंट चेंज हो गया, 95 की बजाय 10 एम्पेयर आ रहा है, तो पावर फैक्टर वो ड्रॉप कर गया 0.4 पे। ठीक है। तो उनका इलेक्ट्रिशियन था, उसको तो इस चीज की समझ नहीं आई, उसने मतलब वो सारा जो भी मलबा है वो हमारे पे डाल दिया कि आपका सोलर ठीक नहीं है, तो हमारा पावर फैक्टर खराब हो गया है, तो हमें तो पेनल्टी डलेगी, ये होगा वो होगा। तो मैंने फिर वो सारा चेक किया, सारा करंट मेजर किया, लोड कितना ले रहा है, सोर्स कितना ले, वेरीफाई करके तो मैंने कहा आप इस सीटी को ना यहाँ से चेंज करें, इसको लोड वाले साइड पे डालें। वो मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस था उस बंदे का, तो मोहम्मद आर्मी फरूक, कोई रिटायर्ड है। क्वेश्चन है? हम्म जी। तो सर उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, पहले तो वो बंदा माने ही ना, मैंने कहा सर आप एक दफ़ा करें ना, इसको लोड वाली साइड पे डालें। वो जब लोड साइड पे डाला है तो उनका वो पावर फैक्टर ठीक हो गया। तो हम्म वो हम्म मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर उनका पावर फैक्टर ठीक ना हो तो उनको अच्छा खासा पेनल्टी भी पड़ती है, उनको हम्म। एमडीआई भी पड़ता है, वो काफ़ी उनको क्योंकि फिर वो आपकी पावर जो होती है ना, वो वापडा कैंट से निकल आती है, वो आगे पीछे मूव करती रहती है, लाइक वाइज वायर से समझे। वापडा कैंट से उतनी खारिज होगी और इधर कस्टमर एंड पे उसका मीटर नहीं चला, कस्टमर एंड पे उसको बिल नहीं पड़ा, तो दरमियान में वो समझे कि वापडा को वो पड़ गया। जी ठीक है, सर। तो वो वापडा इस वजह से जुर्माना करता है ताकि वो जो इस तरह के नुकसानात हैं वो फिर इन लोगों से पूरे करे। जी सर। ठीक है। सो इसमें मोहम्मद फरूक हैंड रेज किया हो तो कोई क्वेश्चन वगैरह, या वैसे ही हैंड रेज को चेक करें कि काम करता है या नहीं। ठीक है जी, हाइब्रिड का एक है तो ठीक है, इसमें तो हमें हाइब्रिड इसको किस सेंस में, इसमें मेरे ख्याल से सोर्स आपने एक से ज़्यादा ये नहीं लगाए हुए। सर क्या ये लगाया है? हाइब्रिड, ये मैं बताता हूँ सर, वो ये डायग्राम इस वजह से लगाई है, टोटली ऑन ग्रिड ही हाइब्रिड होता है, लेकिन सिर्फ साथ में बैटरीज ऐड ऑन हो जाएंगी आपकी। अच्छा। बैटरीज भी लाइक सोर्स बिहेव करेंगी ना आपके पास यहाँ पे, हम्म, कि जब ठीक है। मतलब रात रात के टाइम आपका सोलर नहीं है और आपकी लोड शेडिंग भी हो गई है, तो फिर आपकी हाँ जो है ना ठीक है। बैटरीज आपको जो है ना एज अ टू सोर्स सेंस बिहेव में आपने करेंगी। हाइब्रिड बेसिकली टू वे सेंस में, बेसिकली मोर देन वंस की सेंस में यूज होता है।
जी सर, तो जी सर। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ किस पे आपने क्यों किया। ये आपके पास नेट मीटरिंग वाला आ गया। सर ये अच्छा। मीटर है जो आपकी 14 नंबर रीडिंग है, इसको आप अगर इंपोर्ट ले लें तो 24 नंबर आपकी एक्सपोर्ट है कि 200 यूनिट्स हमने वापडा को सेल किए हैं, 100 इसमें से हमने इस्तेमाल किए हैं। तो इस दफ़ा का जो हमारा बिल आएगा ना, लेट से हमें 100 यूनिट्स का बिल आता है 500 रुपया, ठीक हो गया। हम्म। अगर इस दफ़ा हमने 100 यूनिट वापडा को सेल किए होंगे ना, हमारा -500 में बिल आएगा। हाँ जी, वो इनको मैंने कॉलम दिखाया था कि उसमें कैसे वो कर रहे होते हैं। और ये सिस्टम डिज़ाइनिंग कैलकुलेशंस, एक में मैं थोड़ा आइडिया ले लूँ क्या क्या चीज़ें। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें ये क्या, अब थोड़ी सी चीज़ें खैर होंगी तो वही कि किस तरह लग रहे हैं। हाँ जी, बताएं थोड़ा। सर ये मैं बता देता हूँ, जब भी हमने किसी क्लाइंट का या किसी भी जगह का सोलर डिज़ाइन करना है ना, किसी कितना सिस्टम इस बंदे का लगना है, हमने बेसिकली ये मतलब जानना होता है कि उधर डिमांड कितनी है। कि मतलब अगर पूरे साल का अगर हम देखें, सोलर की जो कैलकुलेशन सर पूरे साल की बेस पे हो रही होती है। हम लोग एवरेज कैलकुलेशंस करते हैं कि पूरे साल में एवरेज कंजम्पशन कितनी है। कंजम्पशन को सर हम लेते हैं KWH में, किलोवाट आवर्स, ठीक हो गया। बिल्कुल। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है किसी भी क्लाइंट का पूरे साल का, जनवरी टू दिसंबर पूरे साल के यूनिट्स मेंशन होते हैं बिल के ऊपर। हम लोग एक बिल की फोटोकॉपी लेते हैं उस जगह की, 12 मंथ्स का जो हमारा बिल है उसको सम अप करना है, 12 पे डिवाइड करना है, ताकि एवरेज जो है ना, एवरेज किलोवाट आवर पर मंथ हमारे पास आ जाए। सर फिर उसको ठीक है। हम 30 पे डिवाइड करते हैं डेली एवरेज कंजम्पशन निकालने के लिए, ठीक हो गया। फिर जो भी हमारी डेली की एवरेज कंजम्पशन आई है उसको हमने सर डिवाइड करना है 4 से। ये 4 से हम इसलिए डिवाइड करते हैं पाकिस्तान के सीजनल इफेक्ट्स को कंसीडर करते हुए। और पाकिस्तान के अंदर जो अभी जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं, मतलब 5G इन्वर्टर्स, और ये पैनल्स के साथ 4 यूनिट 1 किलोवाट का सिस्टम आपका एक दिन में बनाता है, ठीक हो गया। तो जो हमारे एवरेज यूनिट्स हैं, लेट से मैं घर यहाँ पे 20 यूनिट्स एवरेज यूज कर रहा हूँ इस घर में, और मुझे 1 किलोवाट का सिस्टम 4 यूनिट देगा, तो मेरा सिस्टम 5 किलोवाट का बन गया। 5 किलोवाट का यूनिट मुझे फिर 5 किलोवाट का सिस्टम 20 यूनिट देगा, ठीक हो गया। इसीलिए यहाँ पे 4 से डिवाइड किया हुआ कि आपके पास सिस्टम निकला है कितने किलोवाट का सिस्टम लगना है यहाँ पे, पूरे साल के एवरेज। यूनिट्स को ऐड। जी जी। जी जी एवरेज, इसमें एवरेज किलोवाट कंजम्पशन डेली, ठीक है, ये आ गई। और जी। इसको ज़रा रिपीट करेंगे, 4 से जो डिवाइड का आप कह रहे हैं ये वाले पॉइंट को। सर 4 से डिवाइड इसलिए किया, अभी मेरे पास जो एवरेज कंजम्पशन है ना वो किलोवाट आवर में है, मैंने ठीक है। निकालना है किलोवाट के, यहाँ पे कितने किलोवाट के पैनल्स मैं इंस्टॉल करूंगा। ठीक है। 1 किलोवाट के पैनल्स अगर हम इंस्टॉल करें किसी भी जगह पे, वो हमें पर डे 4 यूनिट्स जनरेट करते हैं सर, हम्म। ठीक हो गया। ऊपर हमारा किलोवाट आवर है, नीचे हम आवर से डिवाइड कर देंगे, आवर आवर से कैंसिल हो जाएगा, किलोवाट हमारे पास निकल आएगा यहाँ पे। अच्छा, आपका यहाँ पे जो मैं इसको समरी, जो मुझे चीज़ की समझ लगी ना, कि आप किलोवाट आवर जो है बेसिकली वो एनर्जी है, और एनर्जी में ही हमारी यूनिट्स की कैलकुलेशंस होती हैं। आपने वो सारी चीज़ उसी तरह रखी। स्टेप 3 में आप बेसिकली जो 4 से डिवाइड करें, इसका मतलब है 4 घंटे एक तरह का आप ज़ेन बना रहे हैं, 4 आवर्स के। पूरा जो पैनल है वो 4 घंटे जो है वो ठीक काम करेगा, या फुल सन जो होता है वो सही वैल्यू हमें दे रहा होगा, इस सेंस में कह सर रहे हैं, या कि वो सिर्फ सर वो 4 सेंस यूनिट में ही लगाए हैं? देखें सर, 1 किलोवाट के पैनल्स हम किसी भी जगह पे इंस्टॉल करें ना, पूरा हम्म। नॉर्मली तो हमारा वर्किंग टाइम होता है 7 से 8 घंटे, ठीक हो गया। ठीक है। उसमें हमारे पास फिर 2 से 3 घंटे आते हैं पीक आवर्स के, जिसके अंदर पीक जनरेशन है। बाकी सुबह और शाम के टाइम हमारे पास जनरेशन जो है ना कम हो जाती है नॉर्मली। कम हो जाती, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें ना, कि पर किलोवाट का सिस्टम जो है ना एक दिन में जो जनरेट करता है 4 यूनिट्स जनरेट करता है 4 यूनिट, ठीक है। एंड ऑन एवरेज आपने कर लिया। ऑन एवरेज। कभी दोपहर पे वो एक सही घंटे में 1 किलोवाट दे भी रहा था, आगे उसने कभी आधा किलोवाट दे दिया, कभी पॉइंट जी टू सर, फाइव किलोवाट दे दिया, तो लमसम आप उसको ये समझ रहे हैं 4। कि वो 1 किलोवाट वाला 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा होगा। जी सर, 4 ये सर ऑन एवरेज है फॉर होल ईयर। नॉर्मली होता ही है कि जून जुलाई के अंदर ये एवरेज 5.5 to 6 यूनिट्स भी आती है, 5.5 यूनिट या 6 यूनिट पर किलोवाट। और हमारा जो नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी है, ये 2.5 यूनिट्स पे चला जाता है, कम हो अच्छा, जाती है ये जनरेशन।
जो स्टूडेंट इधर हैं, मैं उनको अगर कहना चाहूँ, स्टूडेंट ये पी कार जो एस्टिमेशन हमने अप्रोच पढ़ी थी ना, पी कार एस्टिमेशन अप्रोच टू प्रेडिक्ट पीवी परफॉर्मेंस, ये उसकी बात हो रही छठे चैप्टर के अंदर। ठीक है कि यस सर। समहाउ जिसमें हमारे पास 5.16 जो था उसको फुल सन, वो कह रहा था कि 5 घंटे जो है फुल सन रहेगा, उस सेंस में, यानी कि कितने आवर्स ऑलमोस्ट आप ठीक काम कर लेते हैं। बैकएंड पे लॉजिक उसी से जाके मिलनी है। ठीक है, जी ये सर। जो एवरेज करके कम ज़्यादा पे आ जाके। ठीक है, शायद ये मतलब ये थोड़ा स्टेप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में नेक्स्ट स्लाइड कर दूं फिर। जी सर, कर दें। जस्ट अ सेकंड। ओके जी। जी सर, इससे नेक्स्ट स्लाइड कर दें प्लीज। अच्छा, हाँ हाँ, जी ये सर। सर, हम्म, पिछली कैलकुलेशन में हमने ये निकाला है कि उस जगह में, मतलब जो जिस जिस लोकेशन पे सोलर हमने इंस्टॉल करना है, वहां पे कंजम्पशन के लिहाज से कितने किलोवाट का सिस्टम लगेगा। ठीक हो गया। ठीक है अब हमारा अगला स्टेप ये है कि उस, मतलब हमने पैनल्स कौन से यूज करने हैं। मतलब ठीक है 450 वोट का, 460 वोट का, जो मतलब अब मैक्सिमम वॉट में अवेलेबल है हमारे स्टॉक में, स्टॉक चेक करना है। लेट से हम्म, फाइनल हो गया कि हमने 450 का पैनल यूज करना है। फिर ठीक हमने है ये देखना है कि 450 के कितने मॉड्यूल्स हमारे यूज होंगे। लेट्स से हम्म, हम किसी जगह पे 100 किलोवाट का सेटअप लगा रहे हैं, 450 का पैनल यूज करना, तो टोटल नंबर ऑफ पैनल्स हमने कितने सेल आउट करने हैं उस बंदे को। तो हम्म, जो टोटल कैपेसिटी निकली है ना, टोटल कैपेसिटी को डिवाइड करना है पैनल की आउटपुट पावर से। लेट्स ठीक से है 100 किलोवाट का सिस्टम है, तो हमने 100 किलोवाट डिवाइडेड बाय 450, 450 पर पैनल जो है ना आउटपुट है, तो नंबर ऑफ पैनल्स हमारे पास आ जाएंगे। हम्म, ऑलमोस्ट 220 नंबर ऑफ पैनल्स लगेंगे हमारे, हम्म, 220 पैनल्स। तो उसके बाद फिर हमने नंबर ऑफ इन्वर्टर्स देखने हैं कि उस 100 किलोवाट में हमने कितने इन्वर्टर लगाने हैं। उसके लिए हमें पहले सेलेक्ट करना है कि हमने कितने किलोवाट के इन्वर्टर यूज करना है। नॉर्मली हम्म, जो पाकिस्तान के अंदर इन्वर्टर आ रहे हैं, मतलब अगर कमर्शियल की बात करें तो 50 किलोवाट, 60 किलोवाट, 60 के बाद 80 है, 80 के बाद 100 है। तो ठीक है जो 100 किलोवाट का इन्वर्टर है उसके ऊपर मेंशन होता है डाटा शीट के ऊपर कि मैक्सिमम पैनल्स कितने किलोवाट के लगा सकते हैं। 80 ठीक किलोवाट के इन्वर्टर पे 100 किलोवाट के पैनल्स लगा सकते हैं। उस हिसाब से फिर हमने इन्वर्टर चूज करना है और फिर कितने नंबर ऑफ इन्वर्टर्स हमने सेलेक्ट करने हैं। उसका फार्मूला है सिस्टम कैपेसिटी डिवाइडेड बाय आउटपुट ऑफ द इन्वर्टर। हम्म, ठीक हो गया सर। फिर थर्ड नंबर पे हमने करना है कि नंबर ऑफ माउंटिंग स्ट्रक्चर। माउंटिंग स्ट्रक्चर बेसिकली वो फ्रेम है जिसके ऊपर हमने पैनल्स को माउंट करना है। ठीक है तो नंबर ऑफ, आपके मिनिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स डिवाइडेड बाय आप फ्रेम कितने पैनल्स वाला यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीवी मॉड्यूल्स पर स्ट्रक्चर। नॉर्मली जो यूज होता है 2 पीवी स्ट्रक्चर यूज होता है, 2 पैनल्स पर फ्रेम। 3 पीवी भी मार्केट में अवेलेबल है, 4 पीवी भी अवेलेबल है। आप जितने पैनल्स वाला यूज कर रहे हैं आपने उस नंबर से डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ पैनल्स को, आपका स्ट्रक्चर निकल आएगा। ठीक है सर, ठीक है। इस पे कोई क्वेश्चन वगैरह किसी को हो? नो सर। हम्म, नो सर। ठीक है ठीक है। शायद ये थी मेरे ख्याल से ओवरऑल। और ठीक है, नंबर ऑफ पैनल्स इन वन स्ट्रिंग ये इन्होंने हमें बताया कि 13 से 18 हैं। जी सर। और मिनिमम नंबर ऑफ पैनल्स इन वन स्ट्रिंग, मिनिमम डीसी आउटपुट वोल्टेज और वी आउटपुट ऑफ द पैनल। इसमें इसका कैसे आइडिया होगा, मिनिमम नंबर ऑफ पैनल्स इन वन ये स्ट्रिंग? है ना कि हमने कम से कम कितने पैनल्स की स्ट्रिंग बना सकते हैं। पैनल, हमने तो इन्वर्टर को वोल्टेज देना है ना, तो हमने ये देखना है कि इन्वर्टर ऑन कितने वोल्टेज पे हो जाता है। ठीक ठीक हो है गया। उस वोल्टेज को डिवाइड करना है जो एक पैनल का आपके पास ओपन ठीक है सर्किट वोल्ट, तो नंबर ठीक ऑफ है। पैनल्स क्या आपके वो पास आ जाएंगे वीडियो मिनिमम। डिस्क्रिप्शन में आपने वो ये वाली स्लाइड जो है वो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन कुछ कर लिए थे, वहाँ पे आपने समझाई है जी सर। कि 13 से 18 लगने और किस तरह से उसको हम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से शायद बड़ा अच्छा रहा है ये सारा ओवरऑल। तो इनका अपना, वो मैंने आपको कहा था कि अगर किसी ने कांटेक्ट वगैरह करना हो या इन केस कोई रेफ़र करना हो, तो मैंने आपको कहा था कि वो आप अपना यहाँ पर ऐड करें चीज़ें। मेरे ख्याल से वो स्लाइड शायद सर, मिसिंग है। वो सर मिसिंग है, वो बस हाँ, टाइम नहीं मिला। ठीक है। चले, बाद में। मैं इनको वो उस पे मेंशन कर दूंगा जब आप मुझे सेंड करेंगे। मैं मतलब जी चीज़ें जी। बीच में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। तो इनका जी सर। क्या उसको कहते हैं? सर अगर हम वो मतलब कि कोई प्रोजेक्ट हो रहा हो तो वहां पे जाके देखना चाहें फिजिकली जाके खुद। जी
सर उसमें तो ये इसमें है और कि भी ये मुझे भी डिस्कस करना था कि किसी भी स्टूडेंट ने अगर मतलब इंटर्नशिप करनी है, ठीक हो गया, उसके अलावा अगर प्रोजेक्ट मतलब वो सीखना चाह रहा है और प्रोजेक्ट में साथ काम करना चाह रहा है, तो वो यूएमटीएन्स के लिए सर मोस्ट वेलकम हमारे डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो हम ठीक है। सिखाएंगे भी सर, और उसके अलावा उनको जो है ना इंशाल्लाह जितना हो सका उनको स्टाइपेंड वगैरह भी देंगे, और वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह होंगी। ठीक है, तो इनका पेज ये यास ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स जो कह रहे हैं, आप आपको स्क्रीन शेयर करने की है ऑप्शन, आप उस पर कर सकते हैं, तो यू कैन मतलब बैकएंड पे मोबाइल पे अगर है वो, तो सर ये वो भी जो वहाँ ढूंढना पे पड़ेगा मुझे, टाइम नहीं। फेसबुक पे जो बना हुआ है वो इसी तरह यास अकेला लिखा हुआ है या यास ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? सर YAA इंस्टा पे YAAS.GOP इंस्टा पे पेज है हमारा। नहीं, एफबी पे क्या है? सर वो यास ग्रुप है, यास ग्रुप लिखेंगे सर पेज आ जाएगा, तो चलें, आप यास अगर ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स। अभी स्क्रीन पे अगर मुझे दिखा दें, मेरे ख्याल से मैंने तो शायद किया सर हुआ ज्वाइन। वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं यास ग्रुप ऑफ सर इंजीनियर्स यास के नाम ग्रुप ऑफ से। इंजीनियर्स ही है। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, तो चलें आप अपना वो एफबी के, ताकि इनको अगर इन केस उसमें हो तो आप वो शेयर कर सकते हैं, मैं इनके साथ वो ईमेल में जो है वो चीज़ें शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो तीनों जी सर। आप वहीं से कॉपी पेस्ट करना ना, जैसे लिंक होते हैं, ये तो हम ज़बानी बोल रहे हैं ना, ठीक है। जी जी एक वो चीज़ ये होती है कि लट से मैं सिस्टम पे यूआरएल मैंने फेसबुक का लिया या वहाँ पे इंस्टा पे, जब मैंने शेयरिंग पेज पे क्लिक किया तो जो वहाँ से एग्जैक्ट जो डेटा आ रहा होता है वेबसाइट जी। का, एफबी का और इंस्टा का, वो तीनों चीज़ें आप मुझे भेज देना, फिर मैं इनसे सर कर वो मैं लूँगा। लिंक आपको भेज हाँ दूंगा, उसके अलावा हाँ, अगर कोई प्रॉपर। भी स्टूडेंट हाँ करना चाहता है वो आपसे कोऑर्डिनेट कर ले, आप सर रेफर हाँ, कर दें, वो कोई मसला ठीक है। नहीं है। हाँ जी ठीक है, सर। स्टूडेंट मेरे से 8 साल से इसी तरह फिर वो एक चैनल बनेगा, अदरवाइज उसमें फिर आइडिया भी नहीं होगा। हाँ ठीक है, यानी कि अगर किसी यस को सर, इशू हो। इंशाल्लाह सर, अब इरादा है ये फाइनल के बाद 1 माह की अगर छुट्टी मिलेगी तो फिर हम कर लेंगे इंटर्नशिप। सही है। मैंने कहा शायद कहने लगे कि 40 दिन का इरादा है आपका। ठीक है जी। नहीं सर। और थैंक यू वेरी मच। शायद बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो टेक्निकली हमने सीखी। आई डोंट नो कि स्टूडेंट्स का क्या मौक़िफ़ है, वो तो उनसे ही पता लगना है। यस जी सर, सर। काफी कुछ देखा सर, जो हाँ पढ़ा है वो पता चला इधर हाँ, प्रैक्टिकली भी। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी ना वो रिलेट, कुछ मुझे भी थोड़ा शौक होता है कि मैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करूं, तो इस वजह से मैं भी कुछ चीज़ें रिलेट करता रहता हूँ। फिर साहब ज़रा जिन प्रोजेक्ट पे जो काम किया वो बड़ा एक अच्छी चीज़ होती है उनसे बात वगैरह करना, तो ठीक है। शायद थैंक यू वेरी मच। और ओके सर, नाइस। बड़ा अच्छा रहा। और इंशाल्लाह अगर यूनिवर्सिटी जब रीओपन होगी, ये नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा, तो आई एम थिंकिंग कि हम पूरे डिपार्टमेंट को यानी कि इनवाइट करें, वहाँ पर बुलाएं और फिज़िकली यानी कि फेस टू फेस जो कन्वर्सेशन हमारी नॉर्मली सेमिनार्स की होती है, ठीक है। जी सर। जी सर। अभी कुछ वो साफ ज़हर है, और बड़ी बहुत शुक्रिया, शायद आपने एक अच्छे मेरे स्टूडेंट होने का मुजाहरा किया है। आप जी 8 बजे थैंक उठ यू के सर। हैं, ये जिनका ग्रेड लगना है ये लोग नहीं आते। सर मैं उठा नहीं हूँ 8 बजे, मैं सोया ही नहीं हूँ। तो देख लें स्टूडेंट, ये आपके पीछे की वजह से अब तो आप पता कर लें कि काफिला क्यों लुटा, ठीक है। तो इनकी मुझे बिल्कुल 8 बजे कॉल भी आई हुई थी, तो मैं जो है वो बड़ा वो हाँ असल में क्यों मैं, जब आपने मुझे कल शाम कॉल की है, मैं बिजी था थोड़ा सा, मैं लेट आया हूँ 1-2 बजे वहाँ से ना, तो फिर मैं वो स्लाइड्स वगैरह रेडी की हैं, तो फिर 6-7 बज गए थे, फिर मैं नहीं सोया, मैंने कहा ये ना हो कि आँख ना खुले हो। और इनकी मेरे से कल ही मुलाकात हुई है। कल ही अचानक ये मिठाई लेके आए, इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है, दे हैव मतलब वो एक दे हैव डन अ प्रोजेक्ट, तो उसके ऊपर मिठाई के ऊपर ही इनको देख के मुझे दोबारा ख्याल आया कि मैंने इनसे बात की हुई है। तो फिर मैंने जी फ़ौरन आईटी वालों को कहा कि हमें मतलब यानी कि एक को होस्ट के तौर पे बीच में डोमेन में, यानी कि वैसे तो यूएमटी डोमेन से हम ज्वाइन करते हैं, फिर मैंने परमिशंस ली उनसे, और फिर देन इसको मैं कह भी रहा था कि शायद ये ना आ सके क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट था, इन्होंने फिर स्लाइड्स और सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी थी। सो वो फिर खैर नहीं हो, इट वाज अ गुड एफर्ट बाय शाहिद ही कहेंगे, हमारी तो एफर्ट अदरवाइज थ्योरी वाली होनी थी। सो थैंक यू वेरी मच जी, सारों का शुक्रिया। अब हम मीटिंग को एंड कर देते हैं, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। सर